इंडिया में आफ्टर 1857 रिवॉल्ट, आफ्टर 1857 रिवॉल्ट इंडिया में जो रूल था वो दो टाइप का हो गया था। ठीक है, पहले तो एक टाइप का रूल था। पहले किस टाइप का रूल था इंडिया में? पहले ब्रिटिश का जो रूल था इंडिया में वो ये था, टेरिटोरियल एग्रेंडाइजमेंट, अपनी टेरिटरी को बढ़ाते जाना, नॉर्थ की तरफ लेके जाना, क्योंकि ये कलकत्ता में आए थे पहले और नॉर्थ की तरफ जा रहे थे, है ना। जो दिल्ली सल्तनत या मुगल के लोग आते थे इंडिया में वो नॉर्थ से आते थे, नॉर्थ वेस्ट से, और साउथ की तरफ जाते थे। ब्रिटिशर्स कलकत्ता में आए थे तो ये नॉर्थ की तरफ जाते थे, तभी तो एंड में पंजाब कॉन्कर हुआ है ब्रिटिशर्स से। ठीक है, एंड में पंजाब कॉन्कर हुआ है। और 1857 में पंजाब ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई लड़ रहा था, उनके अगेंस्ट नहीं लड़ रहा था। ठीक है, तो उनके साथ था। रानी झांसी खिलाफ थी, तांत्या टोपे खिलाफ थे, लेकिन पंजाब के सारे रूलर साथ थे अंग्रेजों के। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में वो साथ लड़ रहे थे, यानी कि वो रानी झांसी के अगेंस्ट लड़ रहे थे, तांत्या टोपे के अगेंस्ट लड़ रहे थे पंजाब के सोल्जर्स। ठीक है, तो पहले तो ये पॉलिसी थी 1857 के रिवॉल्ट से पहले, ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी टेरिटोरियल एग्रेडाइजमेंट, टेरिटरी को बढ़ाते जाना। हमने कल डिस्कस किया कि अशोका रूल में अशोका की जो टेरिटरी थी, अशोका रूल में, इनफैक्ट अशोका रूल में, सॉरी मौर्य रूल में सबसे ज्यादा टेरिटरी थी इंडिया में आज तक। सबसे बड़ी टेरिटरी हमारे पास आज तक आई है अंडर मौर्यास, और उसके बाद आई है ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने मौर्यास से भी ज्यादा टेरिटरी जो थी वो कॉन्कर कर ली थी। ठीक है, बट इनके जो तरीके थे, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स, सब्सिडियरी अलायंस, ठीक है, इफेक्टिव कंट्रोल, ये तीन इनके मेजर्स थे। इफेक्टिव कंट्रोल पॉलिसी, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स एंड सब्सिडरी अलायंस, ये तीनों मेथड्स यूज करते थे। और तीनों मेथड्स जहां पे जो यूज हो जाए, जिसके घर कोई बेटा नहीं है तो चल तेरा रूल खत्म और हमारा रूल स्टार्ट। ठीक है, जिसका पति की डेथ हो गई है, यानी कि जिसका जो हस्बैंड है उसकी डेथ हो गई है, तेरा रूल खत्म हमारा रूल स्टार्ट। ठीक है, तो सब्सिडरी अलायंस, इफेक्टिव कंट्रोल, और तीसरा मैंने क्या बोला, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स लॉर्ड डलहौजी का, ये तीनों मेथड्स यूज कर रहे थे। लेकिन इन तीनों मेथड्स को इनको रोकना पड़ा क्योंकि रिवॉल्ट हो गया। और रिवॉल्ट का रीजन भी एक ये था, वन ऑफ द रीजंस ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज टेरिटोरियल एग्रेडाइजमेंट, कि जो अनबेटेड टेरिटोरियल एग्रेडाइजमेंट ब्रिटिशर्स ने करी हुई थी इंडिया में, वो स्टॉप करने के लिए रिवॉल्ट करना पड़ा। रिवॉल्ट का रीजन तो कुछ और थे, मिलिट्री रीजन थे, है ना। ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस अफेयर था, वो हमने डिस्कस कर चुके हैं। बट ये भी एक रीजन था कि जो बहुत सारा रिजेंटमेंट इंडियंस के अंदर 100 साल से पड़ा हुआ था, है ना, डीप रूटेड रिजेंटमेंट इन द इंडियंस फॉर द लास्ट 100 ईयर्स, द सिमरिंग डिसकंटेंट, हमने परसों देखा था इसको, सिमरिंग डिसकंटेंट। सिमरिंग का मतलब होता है जो मध्यम मध्यम आंच पे गुस्सा भड़कता रहता है अंदर हमारे, सिमरिंग, सिम पे, जैसे हम गैस को सिम करके रखते हैं, सिमरिंग डिसकंटेंट। तो वो डिसकंटेंट को स्पार्क लगा 1857 का ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस अफेयर का। ठीक है, जब सोल्जर्स ने रिफ्यूज कर दिया कार्ट्रेज को बाइट करना, इनको लगा कि उस कार्ट्रेज में कौ और पिग फैट मिला हुआ है और ये हमारा धर्म भ्रष्ट करके, हमारा रिलीजन खत्म करके क्रिश्चियंस बना रहे हैं ये हमें। और कोइंसिडेंटली उस टाइम पर इंडिया में क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत ज्यादा काम कर रहे थे। तो इंडियंस को ये लगा, एक तरफ ये ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस अफेयर, ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस लाए हैं ताकि हम कौ और पिग की फैट को खाए, और दूसरा ये क्रिश्चियन मिशनरीज हमें पैसा देके क्रिश्चियन बना दे। और ये हो भी रहा था, पूरा वेस्ट क्रिश्चियनिटी में ऐसे ही कन्वर्ट हुआ था। लेकिन हम बच गए, क्योंकि कल हमने देखा, जैसे इसने भी कहा कल, के
हमारे जो कुछ बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स होते हैं हिंदूज, तो ये ना तो इस्लाम में कन्वर्ट हो पाए, ना ये पूरे के पूरे में बात करो। हालांकि बहुत सारा इंडिया इस्लाम में कन्वर्ट हो गया था, बट पूरा का पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, और ना ही ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो पाया। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि 1857 के बाद टेरिटोरियल एग्रेडाइजमेंट खत्म हो गया। वो डर गए अंग्रेज, क्योंकि द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल वाज शूक बिकॉज ऑफ द 1857 रिवॉल्ट। तो अब इन्होंने 1858 में एक एक्ट लाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जो कि 1857 के रिवॉल्ट के एक साल के बाद लाया गया था। और इस एक्ट के अंदर फार रीचिंग चेंजेस लाई गई। फार रीचिंग चेंजेस इतनी ज्यादा थी कि पूरी गवर्नेंस ही चेंज हो गई इंडिया की, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हमने कल डिस्कस किया था। अंग्रेजों ने क्या किया इंडिया में, पहले टेरिटोरियल एग्रेडाइजमेंट कर रहे थे, अब उन्होंने इंडिया को दो हिस्सों, दो तरह का गवर्नेंस स्टार्ट किया। टू टाइप्स ऑफ गवर्नेंस। वन वाज, एक तो इनके पास प्रिंसली स्टेट्स थी। ये जब हमें आज़ादी मिली तो 560 प्लस 560 प्लस प्रिंसली स्टेट्स थी। और दूसरा ब्रिटिश प्रोविंसेस, यहाँ एक्चुअल में ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस। तो दो तरह के एरिया थे अंग्रेजों के पास इंडिया में। प्रिंसली स्टेट्स जो कि 560 से भी ज़्यादा थी, ये छोटे छोटे शहर थे, जैसे पटियाला हो गया, फरीदकोट हो गया, ठीक है, कश्मीर हो गया, हैदराबाद हो गया, छोटे छोटे शहरों को ये स्टेट्स बुलाते थे। अब ये नहीं सोच रहा 560 स्टेट थी, शहर थे ये। और दूसरी तरफ बड़े बड़े प्रोविंसेस जैसे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। तो उस टाइम का मद्रास पूरा का पूरा साउथ इंडिया, उस टाइम का बॉम्बे पूरे का पूरा वेस्ट इंडिया, और उस टाइम का बंगाल पूरे का पूरा ईस्ट इंडिया। ठीक है, बहुत बड़े बड़े प्रोविंसेस। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा यार टेरिटोरियल एग्रेडाइजमेंट बंद करो, ये जो एरियाज हमारे पास हैं इनमें हम करेंगे डायरेक्ट रूल। क्या? डायरेक्ट रूल। और यहां पर हम करेंगे इनडायरेक्ट रूल। बस रूल तो हमारा ही चलेगा, सिर्फ फर्क ये होगा यहाँ पर डायरेक्टली रूल करेंगे, जो हमारी मर्जी आएगी वो करेंगे। यहाँ पर हम इनडायरेक्ट रूल करेंगे, यानी कि रूल थ्रू प्रिंसेस। प्रिंसली स्टेट्स थी तो नेचुरली प्रिंसली स्टेट्स का एक प्रिंस भी होगा जो इनका रूलर होगा। तो ये जो रूल होगा ये इन रूलर्स के थ्रू होगा। यानी कि जैसे ये पटियाला की महारानी है, तो मैंने इसको बोल दिया आप महारानी पटियाला हो, आप क्या करोगे, वैसे तो महाराजा को बोलते थे वो, महाराजा पटियाला, तो आप क्या करोगे, जो मैं कहूँगा आपने वही करना है अपने सिटी में। ये कहेगी ठीक है, लेकिन मेरे को आप रानी बना के, मतलब रानी ही बने रहने देना, मेरे से मेरा रूल छीनना नहीं। क्योंकि अंग्रेज जो, जैसे मोदी की बात कोई मानता नहीं है तो मोदी उसको मिनिस्ट्री से निकाल देता है, ऐसे ही अंग्रेजों की कोई बात नहीं मानता था तो वो उसको प्रिंसशिप से हटा देते। तो इसने कहा आप मेरे को गद्दी पे बनाए रखना, तो बदले में मैं आपकी सारी की सारी बातें मानूंगी अपनी स्टेट में। अंग्रेजों ने कहा ये तो सही है। तो सिमिलरली उन्होंने सारी की सारी स्टेट्स में प्रिंसेस से हाथ मिला लिया और इनडायरेक्ट रूल स्टार्ट हो गया इस यहाँ पर अंग्रेजों का। ठीक है, अब ये वाली बात मैंने इसलिए समझाई क्योंकि यहां से एक कंसेप्ट आता है डोमिनियन स्टेटस का। ये क्या है, कल मैंने समझाया था। डोमिनियन स्टेटस का कंसेप्ट क्या है, क्या था, इनडायरेक्ट रूल। डोमिनियन स्टेटस यानी इनडायरेक्ट रूल कहां पे करते थे? ठीक है, तो ब्रिटेन जो था वो छोटा सा कंट्री है, लेकिन इसकी कॉलोनीज पूरे वर्ल्ड में थी। इंडिया एक कॉलोनी था सिर्फ। अब इसकी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कनाडा देखोगे बहुत बड़े बड़े कंट्रीज है ना। ऑस्ट्रेलिया तो
वर्ल्ड का आई थिंक सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। फर्स्ट रशिया है, सेकंड कनाडा है, थर्ड यूएसए। तो ऑस्ट्रेलिया भी आई थिंक फोर्थ नंबर पे आता है, बहुत बड़ा कंट्री है। ये भी ब्रिटेन की कॉलोनीज थी। ब्रिटेन छोटा सा और ये इतने बड़े बड़े कंट्रीज। अब अंग्रेजों ने यहाँ पर इस टाइप का रूल रखा हुआ था, इनडायरेक्ट रूल। ये बात देखने वाली है। इस टाइप का रूल नहीं था जैसे इंडिया में था। इंडिया में डायरेक्ट रूल था ना, यहाँ पे बंगाल भी, मद्रास और बॉम्बे में। इंडिया में दो तरह का रूल मैंने बताया, प्रिंसली स्टेट्स में इनडायरेक्ट रूल और प्रोविंसेस में डायरेक्ट रूल। तो सिमिलरली अंग्रेजों ने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में इनडायरेक्ट रूल और इंडिया में डायरेक्ट रूल। ठीक, कहाँ पे? सिंध प्रोविंस में इनडायरेक्ट रूल, वहां पे भी प्रिंसली स्टेट थी। ये जो बल्तिस्तान की बात कर रहे हो ना पाकिस्तान, ये जो है अभी भी यहाँ पे वही सब चल रहा है, इनडायरेक्ट, सॉरी हाँ इनडायरेक्ट। ठीक है, तो ये सिस्टम इन्होंने चलाया हुआ था। अब हमने यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट ये देखनी है कि इंडिया में इंडिपेंडेंस मांगनी स्टार्ट कब की? इंडिया में आजादी मांगनी स्टार्ट कब की? यानी कि आजादी किसने मांगी? लोगों ने। लेकिन लोग डायरेक्टली तो मांग नहीं सकते थे, लोग मांगते थे अपनी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू। तो पॉलिटिकल पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस। एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी, मुस्लिम लीग बाद में बनी थी। तो कांग्रेस जब इंडिपेंडेंस मांगती थी तो वो कौन सी इंडिपेंडेंस मांगती थी? डोमिनियन स्टेटस वाली, या कहती थी कि आप यहाँ से पूरे ही निकल जाओ, यहाँ से हमें अपना रूल करने दो? तो कांग्रेस पार्टी स्टार्टिंग में डोमिनियन स्टेटस मांगती थी। कब तक मांगती रही ये डोमिनियन स्टेटस? 1929 तक। क्योंकि 1929 31 दिसंबर लाहौर कांग्रेस हुई और जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट था, और पहली बार उसने खड़े होके कहा कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। यानी कि 1929 31 दिसंबर से पहले कांग्रेस डोमिनियन स्टेटस मांग रही। ये मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल पॉलिसी। लेकिन कांग्रेस में एक दूसरा ग्रुप भी था, उसको हम कहते थे मॉडरेट्स, सॉरी एक्सट्रीमिस्ट। तो एक्सट्रीमिस्ट कौन सी इंडिपेंडेंस मांगते थे? डोमिनियन स्टेटस या डायरेक्ट रूल? सॉरी डोमिनियन स्टेटस या कंप्लीट इंडिपेंडेंस? कंप्लीट इंडिपेंडेंस कौन मांगता था? एक्सट्रीमिस्ट मांगते थे। और ये इन्होंने पहली बार कब मांगा? कब? 1905। यानी कि जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई तो पहली बार एक्सट्रीमिस्ट ने अंग्रेजों से कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगना स्टार्ट कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पॉइंट है। कंप्लीट इंडिपेंडेंस पहली बार मांगा एक्सट्रीमिस्ट ने, लेकिन मॉडरेट्स ने ये मांगा 1929 के बाद। मॉडरेट यानी, क्योंकि कांग्रेस की लीडरशिप हमेशा मॉडरेट्स के पास ही रही है, कभी भी एक्सट्रीमिस्ट के पास नहीं आई, ये याद रखना। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की बात करें तब तक तो मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट का सिग्निफिकेंस ही खत्म हो गया था। मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट का सिग्निफिकेंस रहा ही 1907 तक है, क्योंकि 1907 में सूरत स्प्लिट हो गया और सारे के सारे एक्सट्रीमिस्ट को जेल में डाल दिया, या आधे भाग गए इंडिया से, और मॉडरेट जो थे वो कांग्रेस में रहे। ठीक है, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी की जब आप बात करेंगे हम तो मॉडरेट्स की बात ही करेंगे। एक्सट्रीमिस्ट जो मांगते थे बेचारे, वो मांगते जरूर थे, वो पॉपुलर भी बहुत ज्यादा थे, लेकिन उनकी बोली हुई बात कभी भी कांग्रेस की पॉलिसी नहीं बनती थी। कांग्रेस की पॉलिसी ज्यादातर वही बनती थी जो मॉडरेट्स कहते थे। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना कि इन्होंने मांगना स्टार्ट कर दिया था इंडिपेंडेंस 1905 में। और ये प्रिंसली स्टेट्स वाली टाइप की गवर्नेंस को क्या बोलते हैं? डोमिनियन स्टेटस बोलते हैं, और दूसरी को डायरेक्ट रूल वाली को बोलते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये हो गया कल वाला रिवाइज। अब हम
आज का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, राइज ऑफ नेशनलिज्म। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पेशली फॉर मेंस। प्रीलिम में तो ये खैर क्या ही आएगा, मेंस में ही आएगा ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी आल्सो। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो हमने देखा कि 1857 से पहले इवन ड्यूरिंग द रिवॉल्ट इंडिया में नेशनलिज्म मिसिंग था, नेशनलिज्म था ही नहीं। तो नेशनलिज्म का पहले ये मेरे को बताओ कि ऑपोजिट क्या होता है, मतलब जो इंग्लिश का वर्ड है नेशनलिज्म, इसका ऑपोजिट क्या होता है, एंटोनिम क्या होता है? नेशनलिज्म का एंटोनिम रीजनलिज्म। नेशनलिज्म हो गया पूरा नेशनल, और इसका ऑपोजिट होता है रीजनलिज्म। ये तो पॉलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना। रीजनलिज्म के होना चाहिए देश में या नेशनलिज्म होना चाहिए देश में? आप क्या सोचते हो, क्या होना चाहिए? ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, नेशनलिज्म और रीजनलिज्म नहीं होना चाहिए? आप इसका आंसर ये दो कि दोनों का बैलेंस होना चाहिए। हमेशा जब भी आपने ब्यूरोक्रेट बनना है ना, तो बैलेंस्ड आंसर लिखना है, तो बोलो दोनों। किसी भी क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर कोई भी पूछे टीचर क्लास में या इंटरव्यू में, कोई किसी भी एग्जाम में, डायरेक्ट आंसर कभी नहीं दो, बोलो दोनों का बैलेंस, बस बच जाओगे आप सेफ हो, आपका रिजल्ट सेफ है। चाहे आपको लग रहा हो नहीं नहीं नहीं, नहीं ये इंपॉर्टेंट है, आप तब भी बोलो, झूठ बोल दो, बैलेंस, क्योंकि आपको एग्जाम पास करना है, चाहे झूठ बोल के ही करना पड़े। ठीक है, तो वैसे सही भी है कि नेशनलिज्म भी इंपॉर्टेंट है, रीजनलिज्म भी इंपॉर्टेंट है। कैसे? नेशनलिज्म इसलिए इंपॉर्टेंट है कि नेशनलिज्म होगा तो देशभक्ति की भावना आएगी। अगर नेशनलिज्म होगा ही नहीं, देशभक्ति की भावना ही नहीं आएगी। तभी तो स्कूल्स में सुबह सुबह बच्चों को असेंबली कराई जाती है, भारत माता की जय कराया जाता है, नेशनल एंथम कराया जाता है। ये क्यों कराया जाता है? ताकि बच्चों में नेशनलिज्म की भावना इनकलकेट हो। अदरवाइज कैसे होगी? घरों में मोबाइल देखने से थोड़ा होगी नेशनलिज्म की भावना इनकलकेट, है ना। तो ये चीजें इसीलिए कराई जाती है। जब इंडियन आर्मी में कोई जाता है, वहां पे भी पूरी सुबह की रूटीन होती है ना, नेशनल एंथम होता है, सारा कुछ होता है। ये तभी कराई जाती है ताकि नेशनलिज्म को इनकलकेट किया जाए। ठीक है, और दूसरी तरफ रीजनलिज्म भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि रीजनलिज्म नहीं होगा तो हम अपना कल्चर भूल जाएंगे, अपनी भाषा भूल जाएंगे। जैसे डोगरी लैंग्वेज, नेशनलिज्म नेशनलिज्म करते रहोगे तो संस्कृत आ जाएगी, हिंदी आ जाएगी, इंग्लिश भी आ जाएगी, डोगरी भूल जाओगे, डोगरी में बात करना भी भूल जाओगे, डोगरी खाना भी भूल जाओगे, या पंजाबी लोग पंजाबी भूल जाएंगे, बंगाली लोग बंगाली भूल जाएंगे, मद्रासी लोग मद्रासी भूल जाएंगे, सारा हिंदी हिंदी हो जाएगा, है ना। इसलिए रीजनलिज्म भी इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इंडिया में रीजनलिज्म ज्यादा था क्योंकि बहुत बड़ा देश था, और उस टाइम तो पाकिस्तान भी बीच में था, बांग्लादेश भी बीच में था, कुछ पार्ट अफगानिस्तान वाला भी बीच में था, तो बहुत बड़ा देश था। तो इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, और कम्युनिकेशन के जो मीन्स थे वो बहुत मीगर थे। आज तो कम्युनिकेशन मोबाइल है, लैंडलाइन है, उस टाइम पे कोई मोबाइल लैंडलाइन तो होते नहीं थे, फोन होते नहीं थे। कम्युनिकेशन के मीन्स क्या थे? लेटर्स, चिट्ठी लिखना, वो भी लेट ही आई है, या रेडियो होता था, टीवी भी बाद में आया, और बाद में आई है प्रेस, अखबार। अखबार के आने से, प्रेस के आने से इंडिया का पूरा सिस्टम चेंज हो गया, इंडिया की पूरी नेशनल मूवमेंट चेंज हो गई। जितने भी कांग्रेस के लीडर्स थे, तिलक, एनी बसंत, सबके अपने अपने अखबार थे, यंग इंडिया लगा लो, बहुत सारे अखबार थे लोगों के। आज भी इनफैक्ट जो नेशनल लीडर्स होते हैं ना, आप देखोगे उनके अपने अपने अखबार होते हैं, चाहे वो चलते हैं नहीं चलते, लेकिन होते जरूर है।
क्योंकि अखबार होने से दो तीन फायदे हो जाते हैं। एक तो आपको आर्म्स लाइसेंस मिल जाता है, आपका अखबार है ना, तो आप डीसी को कह के बोल सकते हो कि मेरे को आर्म्स का लाइसेंस चाहिए, वो बोलेगा क्यों, मेरी अपनी अखबार है, मिल जाएगा आपको। और दूसरा ये होता है कि आपको प्रेस का कार्ड मिल जाता है। और तीसरा बेनिफिट ये होता है कि आप बता सकते हो कि मेरी अपनी अखबार है, चाहे वो चलती है या नहीं चलती, लेकिन तीन फायदे तो है ही है। ठीक है, तो उस टाइम पे भी ऐसे ही था। ठीक है, तो नेशनलिज्म हमारे देश में स्टार्ट कैसे हुआ ना, जब हमने इसके दो स्ट्रीम्स हैं कि स्टार्ट कैसे हुआ ना। एक तो मॉडर्न एजुकेशन कह लो, या मॉडर्न सिविलाइजेशन कह लो, या वेस्टर्न एजुकेशन कह लो, या मॉडर्निटी कह लो, ये सब आने से, या साइंटिफिक एजुकेशन कह लो, ये सब आने से इंडिया में नेशनलिज्म बढ़ा या कम हुआ? एजुकेशन आने से, क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ पे इंग्लिश लाई थी और साइंटिफिक टाइप की एजुकेशन थी। हमारे यहाँ पे तो जो इतनी साइंटिफिक नहीं थी एजुकेशन, अंग्रेजों ने नेचुरली साइंटिफिक दिमाग के होते हैं वो, तो उन्होंने साइंटिफिक लाई। और दूसरा वो कम्युनिकेशन भी इंग्लिश में था, और वेस्टर्न थॉट था। जैसे वेस्टर्न थॉट, बहुत सारे वेस्टर्न स्कॉलर्स थे, पोइट्स थे, शैली, वो फ्रीडम के ऊपर बड़ा जोर देते थे। आज भी जो वेस्टर्न पोइट्स हैं वो फ्रीडम के ऊपर बड़ा जोर देते हैं, फ्रीडम होना चाहिए, आई फील लाइक अ बर्ड, ये सब कुछ। तो उनकी पोइम्स पढ़कर और रविंद्रनाथ टैगोर की भी क्रांतिकारी पोइम्स पढ़कर और बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़कर हमें ये लगा कि हमें बंदिश में नहीं रहना, हमें आजाद होना है। क्योंकि जो हमारे ऊपर रूल कर रहा है वो हमारे जैसा नहीं है, वो वाइट है, हम ब्राउन में आते हैं, वो वाइट है। और उसके पास रेशियल एरोगेंस है, वो हमें सुअर कह के बुला रहा है, वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, और हमारे ऊपर जो कानून लगा रहा है वो बड़े ओप्रेसिव कानून है। ठीक है, सो कुल मिला के मॉडर्न एजुकेशन के आने से, वेस्टर्न एजुकेशन के आने से, साइंटिफिक टेम्परामेंट के आने से, इंग्लिश लैंग्वेज के आने से, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज ने नेशनलिज्म लाया। पहले क्या थी, बंगाली, पंजाबी, तमिल, तेलुगु। तो जब तक रीजनलिज्म रहेगा नेशनलिज्म कम होगा। तो एक चीज चाहिए जिससे हम एक चीज में बंधे, तो इंग्लिश लैंग्वेज ने वो चीज प्रोवाइड करी। ठीक है, जैसे आप हिंदी लैंग्वेज ने भी प्रोवाइड करी है। हमें एटलीस्ट एक हिंदी लैंग्वेज तो सबको आती है। अगर तमिलनाडु में जाके लोगों को हिंदी नहीं आती, वहां पे इंग्लिश आती है। तो सोचो, ना हमें इंग्लिश आती हो ना हमें हिंदी आती हो, तो फिर बंगाली जो है वो पंजाबी के साथ कम्युनिकेट कैसे करेगा, है ना। इसलिए अब हमें दो आती है, उस टाइम पर हमें पहले तो इंग्लिश सिखाई गई, हिंदी हमने बाद में चलो सीख ली, खास करके आज़ादी के बाद ज़्यादातर प्रॉपर मैनर में हमने हिंदी बाद में सीखी। तो ये सारी चीज़ों ने हमें नेशनलिज्म की तरफ लाया। दूसरा, ये सारी चीज़ों के अभाव ने भी, मतलब इनकी नेग्लेक्ट ने भी, ये मॉडर्न चीज़ों के नेग्लेक्ट ने भी हमें, इसने भी हमें नेशनलिज्म की तरफ लाया। क्यों, कैसे? क्योंकि जब हम कहते थे कि हमारे देश में वेदास का बड़ा इंपॉर्टेंस है, स्टार्टिंग से रहा है, ऋग वेदा, साम वेदा, ये वो। इंडिया में हिंदुइज्म बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजन है, वर्ल्ड का सबसे पुराना रिलीजन है। तो हमने रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज पास्ट, हमने रीडिस्कवरी किया अपने पास्ट का। हमने देखा कि हमारा पास्ट ही इतना रिच है, हमारा रिलीजन ही इतना रिच है कि हमें मॉडर्न चीज़ों में जाने की ज़रूरत क्या है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आधे इंडिया के लोग मॉडर्न एजुकेशन से नेशनलिज्म की तरफ आए,
और बाकी जो लोग रह गए वो लोग इसकी नेगलेक्ट से नेशनलिज्म की तरफ आए, समझे? मतलब दोनों तरह से नेशनलिज्म बढ़ा। जिसने मॉडर्न एजुकेशन नहीं ली उसमें भी नेशनलिज्म आया, क्योंकि वो उल्टा चलने लगा। वो कहता हमारा हिंदू धर्म बड़ा अच्छा है ना, इसलिए मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं ये वाला राइटर को पढ़ता हूँ, मैं अपने राइटर को पढ़ता हूँ, मैं बाहर के राइटर को नहीं पढ़ता। दोनों तरह से आया, ठीक है। तो कुल भी एक सबसे तीसरा पॉइंट ये है कि हमारा दुश्मन एक ही था, अंग्रेज, कॉमन एनिमी। तो दुश्मन एक ही था और वो ओप्रेसिव भी था और वो उसमें रेशियल एरोगेंस भी थी। और वो जो लॉज लेकर आ रहा था वो लॉज हमारे लिए कुछ खास अच्छे नहीं थे। कुछ कुछ गवर्नर जनरल आए जैसे लॉर्ड रिपन, जिसने इल्बर्ट बिल वगैरह लाया, वो अच्छे रहे हमारे लिए। खैर इल्बर्ट बिल को भी बाद में ख़त्म करना पड़ा इनको, लेकिन ज़्यादातर गवर्नर जनरल हमारे लिए अच्छे नहीं थे। 1% ही अच्छे रहे हैं आज तक, ज़्यादातर अच्छे नहीं थे। तो ज़्यादातर ओप्रेसिव लॉज लाए गए, तो कुछ गवर्नर जनरल थे जिनके लॉज अच्छे थे और उनकी हमने जमकर तारीफ भी की। जैसे लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस बनाई, ठीक है। लॉर्ड रिपन ने एजुकेशन वगैरह के ऊपर काफ़ी काम किया, ठीक है। तो डलहौजी ने भी एजुकेशन के ऊपर काम किया, तो कुछ अच्छे भी थे। डलहौजी ने इंफ्रास्ट्रक्चर भी के ऊपर भी काम किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे अंदर नेशनलिज्म तब बढ़ने लगा। हाँ एक और बात, ये सारी चीज़ें तो होगी ना इंटरनल, ये वो टाइम भी था 1857 1858 का, जब वर्ल्ड के अंदर बड़ी सारी क्रांतियां चल रही थी, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो उस टाइम पर ये सारी पोइम्स वगैरह लिखी जा रही थी, ठीक है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से हम लोग इंस्पायर हुए, हमने इन सब राइटर्स को पढ़ा। और उस टाइम पे ही यही वो टाइम था जब प्रेस भी आ गई। देखो कहीं पे फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रही है, हमें जब पता ही नहीं चलेगा तो हाँ उसका क्या फायदा। हमें जब पता चलेगा, जब हम पढ़ेंगे अखबार में, तो फायदा तो तब है ना। तो प्रेस के आने से और ज्यादा फायदा हो गया। एक तो उस टाइम पे क्रांति हुई कहीं पे, और दूसरा उसको पढ़ने के लिए हमें मीडियम भी मिल गया, अखबार। और वो पढ़कर हमें चेतना आ गई, है ना, वी गॉट एनलाइटेंड। तो हम एनलाइटन हो गए कि अब हमने नेशनलिज्म की तरफ जाना है, हमारा अपना देश है। अच्छा एक और बात बता दूं, इस टाइम पे ये वो टाइम था जब ज्यादातर नेशनलिज्म दुनिया में नेशनलिज्म की भावना ही कम थी। ये सारी तरफ ऐसे था। देखो एक वर्ल्ड का ट्रेंड चलता है, वर्ल्ड का भी ट्रेंड होता है, जैसे नेशनल का ट्रेंड होता है ना, ऐसे दुनिया का भी एक ट्रेंड है। तो दुनिया में इस टाइम पे नेशनलिज्म बड़े सारे कंट्रीज में आ रहा था, क्योंकि ये वो टाइम था जब तो कॉलोनीज थी सारी, सारों के ऊपर कोई ना कोई और फॉरेन रूलर था। तो ये टाइम वो था जब नेशनलिज्म सारी जगह आ रहा था, ये नहीं सिर्फ इंडिया में आ रहा था, सारी जगह आ रहा था। जब हमें आज़ादी मिली तो हमारे साथ 100 और देशों को आज़ादी मिली। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वार 2 खत्म हुआ था। इनफैक्ट हमें आज़ादी गांधी जी ने नहीं दिलाई है, हमें गांधी जी ने भी का योगदान तो है ही है, लेकिन हमें आज़ादी इनफैक्ट तब मिली है जब हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बम फेंके गए, न्यूक्लियर बम, एटॉमिक बम। और जब बम फेंके गए तो अमेरिका, यूएसए जो था वो वर्ल्ड पावर बन के सामने आया, और उसने ब्रिटेन को फोर्स किया, फ्रेंच को फोर्स किया, डेनिश को फोर्स किया कि अपनी अपनी कॉलोनीज को छोड़ दो, अब मैं सुपर पावर, अब आप सुपर पावर नहीं हो। तो मजबूरी में इनको कॉलोनीज को छोड़ना पड़ा है, और जब इनको कॉलोनीज को छोड़ना पड़ा तो हमें आज़ादी मिली। तो बेसिकली हम लोगों को आज़ादी सिर्फ हमें नहीं, हमारे साथ 100 और देशों को आज़ादी तब मिली जब अमेरिका सुपर पावर बना। अमेरिका सुपर पावर कैसे बना? एटॉमिक बम फेंक के। ये चीज को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमने एग्जाम में ये नहीं लिखना पॉइंट पॉइंट, ये लिख सकते हैं हम, एक पॉइंट बनेगा हमारा, लेकिन पूरे का पूरा इसको जिम्मेदार नहीं ठहरा देना कि सारी की सारी आज़ादी का ठीकरा सिर्फ अमेरिका के ऊपर नहीं वो कर देना। आपने कहना दिस वाज वन ऑफ द पॉइंट, और ये बुक्स में भी है, दिस वाज वन ऑफ द पॉइंट। बाकी तो गांधी जी ने ही किया सारा कुछ, वो तो हमने कहना ही है ना।
तो बाकी सारा कुछ गांधी जी ने किया, नेहरू ने किया, और गांधी, नेहरू, टैगोर ने सारा कुछ किया। लेकिन एक पॉइंट ये भी है कि ड्यू टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, अमेरिका became world power, super power, and it persuaded, not persuaded, but it asked all the western countries to leave their colonies, and when they left their colonies, left the control on these eastern countries, poor countries, so we got independent. So this was one of the factor। ठीक है, तो नेशनलिज्म भी वर्ल्ड के ट्रेंड के साथ आया और इंडिपेंडेंस भी वर्ल्ड के ट्रेंड के साथ आई। एक टाइम आएगा, अच्छा ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट, अब हम हिस्ट्री से थोड़ा सा 2 मिनट के लिए दूर हटते हैं। एक टाइम था जब ग्लोबलाइजेशन नहीं थी, लेकिन एक टाइम आया जब ग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड आ गया, जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना, पहले यूएनओ बना, फिर डब्ल्यूटीओ बना। तो डब्ल्यूटीओ के बनने से क्या हुआ, वो कहता है ग्लोबलाइजेशन करो, ट्रेड करो एक दूसरे के साथ, अपने कंट्रीज को बाहर के कंट्रीज से ब्लॉक नहीं करो। 1991 तक हम लोग ब्लॉक थे, इंडिया वाज ब्लॉक्ड, उसने अपने आप को ओपन 1991 में किया है। ठीक है, तो ओपन करने का हमें ये फायदा मिला है, हमें बाहर से इन्वेस्टमेंट आने लगी। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि ट्रेंड के साथ इंडिया चलता है, सारे कंट्रीज एक ट्रेंड के साथ चलते हैं, ग्लोबलाइजेशन का अब ट्रेंड है। ठीक है, तो एक टाइम आएगा जब हो सकता है कि देश हो ही ना, अभी तो देश है ना, पाकिस्तान, इंडिया, हम कहते हैं हमारा देश, पाकिस्तान कहता है हमारा देश, लड़ाई करते हैं, ये करते हैं। एक टाइम हो सकता है 100 साल के बाद देश का कंसेप्ट ही खत्म हो जाए, कहते हैं ना ग्लोबल विलेज, तो ग्लोबल विलेज बन जाए, है ना, तब ना इंडिया रहेगा ना पाकिस्तान, हम एक दूसरे के कंट्री में जा सकेंगे, क्योंकि धीरे धीरे लोग साइंटिफिक हो रहे हैं। जब साइंटिफिक लोग होते हैं तो अपने रिलीजन से दूर जाते हैं, और अगर रिलीजन में रह के भी लोग साइंटिफिक रह सकते हैं। जब साइंटिफिक बेंड ऑफ माइंड होता है ना, तो ऑर्थोडॉक्स जो चीज़ें हैं वो कम हो जाती है, तब कट्टरपन कम हो जाता है, चाहे वो हिंदू में हो, चाहे मुस्लिम में हो, चाहे किसी में हो। ठीक है, तो ज़्यादातर ये करते रहना कि लड़ाई होनी चाहिए, उसको बताना चाहिए, मज़ा ये करना चाहिए, तो इसमें कुछ खास रखा नहीं है। पीसफुल लाइफ ज़्यादा सही रहती है। लॉर्ड बुद्धा ने भी कहा है पीस में रहो तो सबसे सही रहेगा। अब अगर पाकिस्तान हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक करता, हम उसके ऊपर करते, तो वह साउथ एशिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है कि यहाँ पर करोड़ों लोग मर जाने थे दोनों साइड पे, और उसके बाद और नुकसान होना था, और इंफ्रास्ट्रक्चर की तो तहस नहस हो जानी थी, जितना हमने क्रिएट किया और जितना पाकिस्तान ने थोड़ा बहुत किया, थोड़ा बहुत ही किया था हमने, कि हमने कौन सा अमेरिका जैसे बन गए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी खत्म होना था, लोग भी खत्म होने थे, डेवलपमेंट भी खत्म होनी थी, पैसा भी हमारे पास खत्म हो जाना था, उसके पास तो है ही, आगे ही कम है। तो हमारे पास भी कोई ज़्यादा पैसा नहीं है। अब ये हमारा नेशनल मीडिया दिखाता है हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास कोई ज़्यादा पैसा नहीं है। हम 5 बिलियन इकोनॉमी है, उसका क्या फ़ायदा? 5 बिलियन इकोनॉमी होने से क्या फ़ायदा? फ़ायदा तब होता है जब पर कैपिटा इनकम ज़्यादा हो। पर कैपिटा इनकम मतलब पर पर्सन इनकम। आज 80 करोड़ इंडियंस की पर कैपिटा इनकम 5,000 रुपया महीना है, डाटा निकाल के देख लो रेट से। 80 करोड़ इंडियंस की इनकम, पर कैपिटा इनकम 5,000 रुपया महीना है। तो हमने 5 बिलियन इकोनॉमी को क्या करना है? वो होगी अदानी अंबानी के पास 5 बिलियन इकोनॉमी, 80 करोड़ लोगों के पास तो 5,000 ही आ रहा है ना। तो हम किस बात से खुश हो रहे हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बन गया? विश्व गुरु बना तो फिर पाकिस्तान को तो लोन मिल गया, हम विश्व गुरु बन के क्या कर रहे थे? हमारे साथ तो कोई भी देश खड़ा नहीं हुआ, पाकिस्तान के साथ फिर भी 3-4 देश खड़े हो गए, क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री है। तो इसका मतलब हिंदू कंट्री कोई नहीं है तो हमारे साथ कोई खड़ा भी नहीं होगा। तो हमारे जो जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो इतनी देर क्या कर रहे थे? उन्होंने क्या डिप्लोमेसी की, है ना? उनको वर्ल्ड लीडर्स के साथ कांटेक्ट क्या उन्होंने बनाए, जो हमारे साथ कोई कंट्री, हमारे साथ एक जॉर्डन खड़ा हुआ छोटा सा, एक
माल्टा करके कंट्री खड़ा हुआ, वो भी इसलिए माल्टा का प्रेसिडेंट इंडिया में था जब ये टेररिस्ट अटैक हुआ। तो हमारे जयशंकर साहब ने माल्टा के प्रेसिडेंट को बोला कि आप हमारा साथ दे दो, उसने दे दिया, उसने कह दिया कि हम आपके साथ। और इसराइल, इसराइल क्या हमारा साथ देगा, वो तो खुद अमेरिका के ऊपर टोटली डिपेंडेड है। जो कंट्री खुद हर चीज अमेरिका से ले रहा है वो हमारा क्या साथ देगा। हमारा साथ अमेरिका देता ना, तब हम बोलते कि हाँ अमेरिका ने हमारा साथ दिया। पाकिस्तान का साथ चाइना ने भी दे दिया, वो तो अमेरिका के बराबर का ही है। पाकिस्तान का साथ अजरबैजान ने दे दिया, टर्की ने दे दिया, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, ओआईसी, उसने भी बोल दिया कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। हमारा जो हम क्वाड में इतना काम कर रहे थे, क्वाड ने भी हमारा साथ नहीं दिया, G8 ने भी हमारा साथ नहीं दिया। तो हम एक ताइवान ने हमारा साथ दिया, ताइवान, माल्टा और इसराइल, ये 3 कंट्रीज ने हमारा साथ दिया। हम श्रीलंका को हमने अभी लगभग $5 बिलियन दिए हैं लोन, श्रीलंका ने भी हमारा साथ नहीं दिया जिसको हमने लोन दिया। नेपाल ने भी हमारा साथ नहीं दिया, बांग्लादेश ने भी हमारा साथ नहीं दिया। बांग्लादेश तो अब हमारा दुश्मन बन गया क्योंकि हमने उसकी शेख हसीना को यहाँ पे शरण दी हुई है। तो कुल मिला के अब बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका, ये तीनों चाइना की साइड है, और चाइना के कहने पे ही इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि डिप्लोमेसी को स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो फॉरेन सर्विस के लोग जो होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस के लोग, यही ये काम करते हैं, ठीक है। तो फॉरेन सर्विस का जो एग्ज़ाम होता है वो भी सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के अंदर ही आता है, ठीक है। तो डिप्लोमेसी कहीं ना कहीं हमारी फेल हुई है। अब इंडिया क्या कर रहा है कि अपनी डेलीगेशन लेके सारे कंट्रीज में भेज रहा है, और वो डेलीगेशन अब परसुएट करेगी सारे वर्ल्ड के लीडर्स को कि यहाँ पर देखो जो हुआ। लेकिन अब क्या फायदा, अब तो सारा कुछ, वर्ल्ड वार भी खत्म हो गई, अब करने का क्या फायदा, पहले करना चाहिए था, ठीक है। तो नेशनलिज्म के हम पॉइंट्स लिखेंगे। राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, फर्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्नाइजेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ये किसके पॉइंट्स हैं, कमिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, या फिर फैक्टर्स इन द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। इसका क्वेश्चन किसी भी तरह आ सकता है। मैं एक क्लास में आपको ना डिस्कस, एक्सप्लेन, इलेबोरेट, ये सारा बता दूंगा, कमेंट, क्रिटिकली एग्जामिन, एग्जामिन, ये सारे का मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आंसर देना होता है। इसका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डिस्कस द फैक्टर्स इन द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इसका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन द राइज ऑफ नेशनलिज्म, क्रिटिकली एग्जामिन द फैक्टर्स इन द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, या सिर्फ एग्जामिन। तो सारों में आंसर डिफरेंट होगा, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स दिखाऊंगा। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो सब साथ साथ देखेंगे कि किस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। तो सबसे पहला पॉइंट लिख लिया, दूसरा पॉइंट लिखो, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन। इस पॉइंट से मैं आपको समझा देता हूं कि इंडिया में यूनिफिकेशन हो रही थी, यानी कि पूरे इंडिया में एक जैसे लॉज आ रहे थे, एक जैसे लॉज आ रहे थे, चाहे वो इकोनॉमिक लॉज हो, या वो पॉलिटिकल लॉज हो, या वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज हो। आप देखो दारोगा सिस्टम अंग्रेजों ने लाया, पूरे इंडिया में एक जैसा ही रहा। कलेक्टोरेट सिस्टम, जिसको कलेक्टर बोलते हैं, डीसी बोलते हैं, वो भी अंग्रेजों ने लाया, वो भी पूरे इंडिया में एक जैसा ही है, ठीक है। आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये भी अंग्रेजों ने लाए, ये भी खत्म हो गए दोनों। इसकी जगह हमारा हिंदी वाला अभी लाया गवर्नमेंट ने। तो ये भी पूरे देश में एक जैसे रहे, ठीक है।
और रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसके एक जैसे होने का फायदा ये आया कि यूनिफिकेशन आई, ठीक है, एक जैसा कानून आ गया पूरे देश में और सेंट्रलाइजेशन आई पूरे देश में। थर्ड पॉइंट, वेस्टर्न एजुकेशन एंड थॉट। वेस्टर्न एजुकेशन एंड थॉट, इसमें आप लिख सकते हो जैसे यूरोपियन राइटर्स लाइक मिल्टन, शेली, बेंथम, मिल, स्पेंसर, रोजो, इनके थॉट्स लिख सकते हो। ये नोट्स आपको दिया उसमें सारा कुछ है। देन इसके अंदर ही एक पॉइंट आ जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज का, वो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज हेल्प द एजुकेटेड इंडियंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, टू कम्युनिकेट विद ईच अदर इन सिंगल लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर। डेवलपमेंट ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर। तो अब यहाँ पे देखो इसी पॉइंट में है, इन 1877 देयर वर 169 न्यूज़पेपर्स। 1877 में कितने न्यूज़पेपर थे इंडिया में? 169 न्यूज़पेपर्स पब्लिश्ड इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। वर्नाकुलर लैंग्वेजेस कौन सी होती है? लोकल लैंग्वेजेस। और इन न्यूज़पेपर्स की जो सर्कुलेशन थी वो कितनी हो गई थी? 1 लाख इस टाइम पर। और इस टाइम, ये वो टाइम था जब प्रेस के थ्रू हमें ये पता चला, न्यूज़पेपर के थ्रू हमें ये पता चला कि कंसेप्ट के रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट क्या होती है। क्या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट क्या होती है? लिबर्टी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, होम रूल, इंडिपेंडेंस, ये सारे कंसेप्ट्स का पता चला। लिख लो इनको। द कंसेप्ट्स लाइक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, लिबर्टी, democratic institutions, home rule and independence, तो ये कंसेप्ट पूरी दुनिया में चल रहे थे, हमें इनका पता चला प्रेस के थ्रू। और अब हमने कहा कि अब हम भी आजादी ले सकते हैं। होता ना ऐसे, जैसे हमें अमेरिका की जब वैल्यूज का पता चलता है, अमेरिका में तो हम बच्चे बोलते हैं ना 18 साल की होगी मैं, या 18 साल का मैं हो गया, अमेरिका में तो इतने बच्चे कमाने लग जाते हैं, आप मेरे को टोकते क्यों हो? इंडिया में कहते हैं ना बच्चे कि आपने हमें अभी भी बच्चा समझा हुआ है, अमेरिका में देखो क्या होता है। अमेरिका का पता चलेगा तो बच्चे बोलेंगे ना। अवेयरनेस तब होगी जब मीडियम होगा पढ़ने वाला, तो प्रेस ने वो मीडियम प्रोवाइड किया। नेक्स्ट इज रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज पास्ट। रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज पास्ट। अब यहां पर यह हुआ कि जो अंग्रेज थे ना, वो इंडिया में आए और उन्होंने ये देखा कि भाई इंडिया का तो कल्चर बहुत रिच है, इंडिया में तो जो वेदास है उन्होंने उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और जब उन्होंने हमारे रिलीजन की तारीफ की, फिर हमें पता चला कि यार हमारा रिलीजन तो बड़ा सही है। हमारे जो टेक्स्ट हैं उनको तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं ना। जब हमारे पेरेंट्स कहते हैं ना कि अपने टेक्स्ट पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, हम तब नहीं पढ़ेंगे। जब कोई अंग्रेज कहेगा ना, फिर हम कहेंगे यार ये इसको भी सही लग रहा है, फिर हम जरूर पढ़ेंगे। एक ऐसा होता है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये पॉइंट लिख लो आप इसके अंदर कि
European scholars like Max Muller, European scholars like Max Muller, Monier, 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 Max Muller, Monier, Williams, Roth, Roth, Sasson, Sasson, etc. And by Indian scholars like Dr. R.G. Bhandarkar, R.G. Bhandarkar, Rajendra Lal Mitra, Rajendra Lal Mitra, Ram Mohan Roy, Ram Mohan Roy, Swami Vivekananda, helped in rediscovering of India's past, helped in rediscovery of India's past and glory. ये ऐसे पॉइंट्स जितने डालोगे ना उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे। ये नाम जैसे ऑथर्स के नाम, कभी कभी कोई नाम नहीं याद आ रहे हो ना तो एक दो ऐसे ही लिख दिया करो बीच में, कोई इतना ध्यान नहीं देता। मतलब ये नहीं कि सारे ही गलत लिख दो, पांच ही लिखने हैं तो चार आने चाहिए, एक चलेगा बीच में, कोई भी नाम लिख दो। जैसे विलियम्स लिख दो, कोई इतना ध्यान नहीं देता, ठीक है। या रॉबर्ट, नाम भी सही होना चाहिए, कोई ऐसे ही नहीं लिख देता। कोई क्रिकेटर का नाम नहीं लिख देना उधर, मैग्रा हिल, तो वो कहेगा ये वो साफ पकड़ लेगा। तो नाम भी थोड़े वैसे होने चाहिए। तो थोड़ी बहुत ट्रिक भी करनी पड़ती है, बिल्कुल हरीशचंद्र बन के भी पेपर पास नहीं होते, थोड़ी बहुत ट्रिक करनी पड़ती है, ठीक है। ट्रिक्स का यूज थोड़ा बहुत करो, थोड़ा बहुत ही करना, ज्यादा नहीं। नेक्स्ट है राइज ऑफ मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया, राइज ऑफ मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया। तो इंटेलिजेंसिया मैंने पहले बताया स्कॉलर को बोलते हैं, जो पढ़ा लिखा हो उसको बोलते हैं। आजकल तो ये वर्ड यूज ही नहीं होता, पहले बड़ा होता था, ठीक है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं। आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रोग्रेसिव करेक्टर ऑफ, प्रोग्रेसिव करेक्टर ऑफ सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। तो जितनी भी हमारी मूवमेंट्स, अंग्रेजों ने, राजा राम मोहन रॉय ने कहा अंग्रेजों को, और अंग्रेजों ने लॉज पास किए, तो हमारे लिए बेनिफिट हो गया। सती प्रथा बंद हो गई, विडो मैरिज स्टार्ट हो गई, चाइल्ड मैरिज बंद हो गई। तो ये प्रोग्रेसिव करेक्टर था सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स का, इससे भी हमारे काफी फायदा हुआ। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ कंटेम्परेरी यूरोपियन मूवमेंट्स, इम्पैक्ट ऑफ कंटेम्परेरी यूरोपियन मूवमेंट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक प्रेस वाला जो था, प्रेस एंड लिटरेचर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस टाइम मूवमेंट्स चल रही थी कहाँ कहाँ पे, साउथ अमेरिका में, अब लिख ही लो इसका। कंटेम्परेरी का मतलब होता है उस टाइम पे, कंटेम्परेरी स्ट्रॉन्ग करंट्स ऑफ आइडियाज
pervaded, pervaded, the whole of Europe, South America, South America, and it stimulated Indian nationalism. A number of national states, बहुत सारी countries, national states came into existence in South America on the ruins of Spanish and Portuguese empires, on the ruins RUINS of Spanish and Portuguese empires. साउथ अमेरिका में आज भी अगर आप जाओगे तो वहां पर स्पेनिश बोली जाती है और पोर्टुगीज बोली जाती है। कौन सी ऐसी स्टेट है इंडिया में जहां पे पोर्टुगीज लैंग्वेज बोली जाती है? इंडिया में गोवा, यस। और कौन सी ऐसी स्टेट है इंडिया में जहां पे फ्रेंच बोली जाती है? पुडुचेरी। पुडुचेरी क्यों? क्योंकि पुडुचेरी में हमेशा फ्रेंच रहे। हाँ, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पे आई थी और वहां पे उसने रूल किया। पुडुचेरी में पहले पौंडीचेरी बोलते थे, अब पुडुचेरी हो गया। और गोवा में हमेशा पोर्टुगीज रहे, तो इसलिए वहां पे आज भी ये लैंग्वेज बोली। और साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका पता ना कहाँ है, ये है साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में ये दोनों लैंग्वेज बोली जाती है क्योंकि यहाँ पे कॉलोनीज थी इनकी। आज भी ये लैंग्वेज बोली जाती है। तो ऑन द ruins of Spanish and Portuguese empires. In Europe, the national liberation movements of Greece and Italy. ग्रीस और इटली में इस टाइम मूवमेंट चल रही थी। इन यूरोप, नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स ऑफ ग्रीस एंड इटली, in general and Ireland in particular. आयरलैंड में तो हमेशा मूवमेंट चलती रही है, आज भी चल रही है। एंड आयरलैंड इन पर्टिकुलर आयरलैंड में कौन सी मूवमेंट चल रही थी 1916 में जो हमने कॉपी की? हमने 1916 में एक आयरलैंड से कॉपी करके मूवमेंट का नाम यहाँ पे चलाया था। क्या था वो? होम रूल मूवमेंट। वो आयरलैंड से ही हमने चुराया था नाम। ग्रीस एंड लिखा आपने, एंड आयरलैंड इन पर्टिकुलर deeply stirred STIRRED the emotions of Indians. Next point, economic exploitation. इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ये तो आपको पता ही है कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रही थी। वो ट्रेडिंग कंपनी थी, इंडिया से रॉ मटेरियल लेकर ब्रिटेन में ले जाती थी और वहाँ पे फैक्ट्रीज में फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करके फिर से यहाँ पर बेचती थी और डबल पैसा कमाती थी। ठीक है, और डबल पैसा कमाती थी। ठीक है, इसी डर से हमने 1947 के बाद ग्लोबलाइजेशन नहीं किया। 1991 में मजबूरी में हमें करना पड़ा क्योंकि हमारा सोना गोल्ड जो था रिजर्व उसको हमने गिरवी रख के पैसा लेना पड़ा था। तो वो हमने गोल्ड छुड़वाना था, तो गोल्ड वो छोड़ नहीं रहे थे वेस्टर्न कंट्रीज और जो इनके IMF वगैरह। उन्होंने कहा हम एक शर्त पे आपको उधार देंगे, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जैसे अब पाकिस्तान ले रहा है।
कि आप अपनी इकोनॉमी को ओपन करो। आपने अपनी इकोनॉमी 1947 से लेकर 1991 तक क्लोज रखी हुई है। बाहर की कंपनीज को आप इंडिया में घुसने नहीं देते। हम कहते अरे हमें डर लगता है, हम ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हमारे ऊपर राज कर गई, हम नहीं खोलेंगे। वो कहते नहीं खोलोगे तो फिर रहो उधार में। फिर हमें डर कर वो इकोनॉमी को खोलना पड़ा, मजबूरी थी। जब हमने इकोनॉमी को खोला तो हमें बाहर की कंपनीज को एंट्री देनी पड़ी। बाहर की कंपनीज को ये फायदा था, उनको मार्केट मिल गई। हमें ये फायदा था, हमें इन्वेस्टमेंट मिल गई। और कंट्री ऊपर तब जाता है जब उस कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट आती है। कोई भी कंट्री ऊपर तब जाएगा, जैसे सिंगापुर। सिंगापुर हमारे बराबर आज़ाद हुआ और वो कितनी ऊपर है, क्यों है? वो छोटा सा माना चलो, लेकिन वो तभी ऊपर है क्योंकि उसने 1947 में ही अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया। हमने क्लोज रखा, हमने 1991 में किया। चाइना ने 1976 के अंदर अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया, हमने 91 में किया। तभी चाइना हमसे कितने साल आगे है? 76 में 91 माइनस कर लो, 86, कुछ 15 साल हमारे से चाइना आगे है, तभी आगे है। अगर हम पहले ओपन कर देते इकोनॉमी को, हम भी आगे होते। अब इकोनॉमी को ओपन करने से फायदा होता है या नुकसान होता है? हमने बेसिकली रशिया को कॉपी किया। रशिया से नेहरू की काफ़ी बनती थी। रशिया वाले अपनी इकोनॉमी को क्लोज रखते हैं, वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है, सोशलिस्ट कंट्री है। लेकिन वर्ल्ड में सोशलिस्ट कंट्री सारे के सारे फ्लॉप हुए। जैसे रशिया भी फ्लॉप हुआ, रशिया डिसइंटीग्रेट हो गया 1991 में और 14 कंट्रीज में बट गया, यूक्रेन भी उसमें से एक है। सारे कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट कंट्रीज आज की डेट में गरीब है। और जिन्होंने अपनी इकोनॉमी ओपन रखी, जैसे यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, जिन्होंने ओपन रखी, जिनको कैपिटलिस्ट सिस्टम बोला जाता है, वो सारे रिच है। इसका मतलब ये हुआ कैपिटलिज्म इन वर्ल्ड में सक्सेसफुल रहा और सोशलिज्म वर्ल्ड में अनसक्सेसफुल रहा। तो आज हमने क्या किया है? हमने कैपिटलिज्म को अपना दिया है। लेकिन आज हम ये नहीं कह सकते हम टोटली कैपिटलिस्ट कंट्री है। हम आज भी मिक्स्ड इकोनॉमी है। हम आज भी मिक्स्ड क्या होती है? जहां कैपिटलिज्म भी हो, सोशलिज्म भी हो। लेकिन क्वांटिटी हमने कैपिटलिज्म की अब ज्यादा कर ली है, सोशलिज्म की हमने कम कर ली है। 90:10, 90% कैपिटलिज्म, 10% सोशलिज्म। पहले क्या था? 100% सोशलिज्म 1991 तक, 1% भी कैपिटलिज्म नहीं था। आपको पता है धीरू भाई अंबानी तो हमारे देश का ही था, और जब उसने फैक्ट्रीज लगानी थी उसको कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ा था। ये लाइसेंस, वो लाइसेंस, फिल्म भी बनी है गुरु, है ना। तो बाहर के बंदे को तो छोड़ ही दो, अपने देश के बंदे को इतनी प्रॉब्लम आती थी। बाहर का बंदा आता था तो वो तो पता नहीं क्या सुसाइड कर लेता, क्योंकि हम बिजनेस फ्रेंडली नहीं थे। चाइना क्यों सक्सेसफुल है? चाइना कहता है सिंगल विंडो क्लियरेंस, बाहर से पैसा लाओ, $1 बिलियन लाओ, इन्वेस्ट करो, 1 घंटे में क्लियरेंस देंगे, 1 घंटे में। और यहाँ पर अब हमने सिंगल विंडो कर करके अभी भी यहाँ पे 3-4 महीने लग जाते हैं। और इतना सब कुछ फैसिलिटेशन करने के बाद भी अल्टीमेटली मेरे को याद है अमेजन का जो हेड था जेफ बेजोस, जब उसने इंडिया में अमेजन लाया था आज से 10 साल पहले, 10-12 साल पहले, तो उसका काम यहाँ पे रुक गया था दिल्ली में। तो फिर उसको यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स को आकर मिलना था। वो तो उसके जो है सीईओ वगैरह थे, वो यहाँ के टॉप ब्यूरोक्रेट से मिलते थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट सेक्रेटरी। फिर अल्टीमेटली जेफ बेजोस को खुद इंडिया में आना पड़ा और डॉक्टर मनमोहन सिंह से टाइम लेकर मिला। वो उसको खुद आना पड़ा, फिर क्लियरेंस मिले। अब देखो, हम कहते हैं कि हम चाइना का मुकाबला करेंगे। चाइना का मुकाबला हम कैसे कर सकते हैं जब यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी काम ही नहीं करने देती, किसी को इन्वेस्टमेंट ही नहीं करने देती। ब्यूरोक्रेसी कहती है पहले हमारा शेयर लाओ, 1%, 2%, $1 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हो ना, 1% मेरा, 2% मेरा, 3% मेरा। वो कहते हैं 2% ले लो, काम तो करो। वो 2% लेकर भी काम नहीं करते हैं, वो फिर फाइल अटका देते हैं, फिर कहते हैं 1% और दे दो। तो ये सब सिस्टम जब तक इंडिया में खत्म नहीं होंगे, हम चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते। अल्टीमेटली हमें आईएएस लॉबी को तोड़ना पड़ेगा।
जब तक आईएएस है इंडिया में, इंडिया ऊपर नहीं जा सकता। अब मोदी जी ने कोशिश की थी प्राइवेट सेक्टर से लोग आईएएस में लाने के लिए, लेकिन आईएएस की लॉबी इतनी स्ट्रांग है, उसने इसको कोशिश को फिर से नाकाम कर दिया। ये क्वेश्चन आपको एथिक्स में आ सकता है, प्राइवेट सेक्टर से लोग आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए गवर्नमेंट में? आने चाहिए, लेकिन आईएएस लॉबी इतनी स्ट्रांग है, वो आने नहीं देती है। वो कहती है अगर प्राइवेट सेक्टर से लोग आएंगे हमारे ऊपर हुक्म चलाएंगे, हम तो आईएएस हैं। आईएएस को ईगो बहुत ज्यादा होती है, कहते प्राइवेट सेक्टर का बंदा हमारे ऊपर आके वो हुक्म चलाएगा, ये कैसे हो सकता है? वो दिस इज नॉट, वो इंग्लिश ही बोल रहा है, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट। ठीक है, तो अल्टीमेटली आईएएस ने पूरा माहौल इंडिया का खराब करके रखा हुआ है। जब यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के लोग आके काम करने लगेंगे ना, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, कैबिनेट सेक्रेटरीट में, फिर देखना देश कैसे ऊपर जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज रेशियलिज्म। रेशियलिज्म, RACIALISM, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट इज रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड लिटन। रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड लिटन, LYTTON। अब लॉर्ड लिटन एक गवर्नर जनरल था जिसने इंडिया का फेमाइन वगैरह से बुरा हाल था, और इसने दिल्ली दरबार लगाया। वहां पर लोग कहते कि कैसा ये गवर्नर जनरल है कि हम लोग मर रहे हैं और ये दिल्ली दरबार लगा के बैठा है। फिर इसने 2 एक्ट पास किए, इंडियन आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसमें इसने प्रेस की फ्रीडम को छीना। ठीक है, और आईसीएस की एज 21 साल थी, वो इसने 19 साल कर दी, ताकि इंडियंस ना दे सके, क्योंकि 19 साल में इंडिया का बच्चा जो है वो इतना पढ़ लिख नहीं सकता था जितना अंग्रेज पढ़ जाते थे। तो आप लिख लो इसके पॉइंट। The short-sighted acts of Lord Lytton, such as reduction of the minimum age limit of ICS from 21 to 19 years, thus making it impossible for Indians to compete for it. Thus making it impossible to compete for it. कॉमा, सेमी कॉलन डाल दो, सेमी कॉलन, या नेक्स्ट पैरा कर लो। होल्डिंग ऑफ ग्रैंड दिल्ली दरबार, होल्डिंग ऑफ ग्रैंड दिल्ली दरबार of 1877, when the country was in famine, अकाल पड़ा हुआ था, FAMINE। नेक्स्ट पैरा, the passing of two obnoxious measures, obnoxious, OBNOXIOUS, obnoxious होता है unpopular, measures, vernacular press act and Indian Arms Act 1878।
provoked great opposition in the country. Next point, Ilbert Bill controversy. इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो है ये आपको अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, 12th पॉइंट है ये। अब इल्बर्ट बिल में क्या था, हमारी जो आईसीएस थी, इंडियन सिविल सर्विस, उसमें एक सर्विस जो सबसे टॉप की सर्विस थी ना, वो थी कोविनेटेड सिविल सर्विस। कोविनेटेड सिविल सर्विस ये टॉप की सर्विस थी, कोविनेटेड सिविल सर्विस। अब इसमें आपको पता, सिविल सर्विस जो होती है उसके अंदर मैजिस्टेरियल पावर्स भी होती है ना, यानी कि सजा देने की पावर्स। जो छोटे मोटे केसेस होते हैं उनको जो डीसी होता है वो सजा भी दे सकता है उसमें, कि तुमने उसकी जमीन हड़प ली, तुमने उसकी, तो वो मैजिस्ट्रेट का काम भी करता है। ठीक है। अब यहाँ पर ये था कि इंडिया के लोग भी आईसीएस में थे, कोविनेटेड सिविल सर्विस में थे, और अंग्रेज भी थे। डिफरेंस ये था कि अगर सपोज करो अंग्रेज है इस सर्विस पे, और क्राइम किसने किया है, इंडियंस ने। क्राइम किसने किया है, इंडियंस ने, और वो गया कोर्ट में। कोर्ट कौन सी, यही कोविनेटेड सिविल सर्विस की कोर्ट। ये कोई जुडिशियल कोर्ट नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट। मतलब क्राइम किसने किया है, इंडियन ने, गया वो किसकी कोर्ट में, अंग्रेज की। अंग्रेज उसको सजा सुना सकता है, कोई चक्कर नहीं है इसमें। अब देखो दूसरी सिचुएशन, अफसर कौन है, इंडियन, उसने आईसीएस का एग्जाम पास किया है, इस पोजीशन पे इंडियन है। क्राइम किसने किया है, अंग्रेज ने, क्योंकि इंडिया में अंग्रेज भी तो रहते थे, एंग्लो इंडियन अंग्रेज रहते थे। इंडियन उसको सजा नहीं सुना सकता, ये रूल था। लॉर्ड रिपन था गवर्नर जनरल, बड़ा अच्छा गवर्नर जनरल था, उसने कहा ये रूल तो गलत है, इंडियन को भी उतना हक होना चाहिए अंग्रेज को सजा सुनाने का जितना कि अंग्रेज को है इंडियन को सजा सुनाने का। तो उसने ये लॉ लाया, इल्बर्ट बिल लाया असेंबली में। उस टाइम पे असेंबली हो, मतलब जो भी पार्लियामेंट तो होती नहीं थी, असेंबली या काउंसिल वगैरह ही होते थे थोड़े बहुत। तो उसमें जो जो भी वहाँ पे वो सिस्टम था, उसमें एक बिल लाया जिसका नाम था इल्बर्ट बिल। हुआ क्या, जब जैसे ये बिल आया अंग्रेज परेशान हो गए, ये कहते हैं ये कैसा बिल है, ये कैसा बिल है, हम तो यार हमारी बेइज्जती हो जाएगी जब हमें इंडियंस सजा देने लग जाएंगे, ये तो उल्टा सिस्टम हो जाएगा। तो इकट्ठे हो गए अंग्रेज, और इस बिल को, रिपन को चेंज करना पड़ा, मॉडिफाई करना पड़ा। और मॉडिफाई करने से जो एक्चुअल बिल था उसका जो पर्पस था वही डिफीट हो गया। ये था इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। ठीक है, तो लिख लो इसको। तो इससे इंडियंस को एक एक सीख मिली, इससे इंडियंस को ये सीख मिली कि देखो इकट्ठे होकर लड़ने का कितना फायदा है। इन्होंने कहा अगर अंग्रेज इकट्ठे होकर एक बिल को वापस करा सकते हैं, तो हम भी इकट्ठे होकर एक जो बैड रिफॉर्म्स है, जो गंदे रिफॉर्म्स इंडिया में लाए जाते हैं, जो अच्छे नहीं है, हम उसको वापस कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखो द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी in 1883 raised 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 passions on both sides full stop. Ripon's government sought to SOUGHT. Ripon's government sought to या wanted to abolish
judicial disqualifications based on race distinctions, based on RACE race distinctions. तो इसको इन्वर्टेड कॉमास में कर दो पूरे को, जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशंस बेस्ड ऑन रेशियल डिस्टिंक्शंस को इन्वर्टेड कॉमास में, और अंडरलाइन भी कर लो। जब एग्जाम में लिखना है तो दिखाना है उसको कि मैंने ये लिखा है, नहीं तो वो पढ़ेगा नहीं। आजकल दिखाने का जमाना है ना, हाईलाइट करो। अब वहां पे आप मार्कर तो लेके जा नहीं सकते एग्जाम में, इसलिए अंडरलाइन ही करना पड़ेगा। एक तो इन्वर्टेड कॉमर्स, दूसरा अंडरलाइन। जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन रेशियल डिस्टिंक्शंस, inverted commas close, and the Ilbert bill sought to give Indian members of covenanted civil service, कोविनेटेड का सी कैपिटल, सिविल सर्विस का भी सी और एस कैपिटल, द सेम पावर्स एंड राइट्स, the same powers and rights as their European counterparts, enjoyed, as their European counterparts enjoyed. Full stop. Next para. European community stood united against the bill. European community stood united against the bill, and hence Ripon had to modify the bill, which almost defeated the original purpose. Full stop. The Ilbert bill controversy made the Indian intelligentsia realize that justice and fair play cannot be expected justice cannot be expected where the interests of European community were involved. Further, it demonstrated to them the value of organized agitation, खत्म। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब लिखो फेजेस ऑफ द नेशनल मूवमेंट, फेजेस ऑफ द नेशनल मूवमेंट। तो हमारी नेशनल मूवमेंट को हम 5 में पढ़ेंगे, 5 फेजेस से। फर्स्ट फेज 1885 to 1905, 1885 to 1905। सेकेंड फेज 1905 to 1919, 1919।
थर्ड फेज, ऐसे लिखना है द थर्ड फेज। अगर एग्जाम में लिखोगे ना तो द फर्स्ट फेज, द सेकंड फेज, द थर्ड फेज, और द का टी कैपिटल, थर्ड का टी कैपिटल, फेज का पी कैपिटल। ठीक है, थर्ड फेज है 1919 से 1929, 29। फोर्थ फेज 29 टू 39, 29 टू 39। फिफ्थ फेज 39 टू 47। फर्स्ट की थी 1885 टू 1905, सेकंड की 1905 टू 1919, फिर 1919 से 1929, फिर 29 से 39, फिर 39 से 47। अब ये फेजेस है क्यों? पहली फेज 1885 से 1905 क्यों है ये? क्योंकि ये फेज थी मॉडरेट्स की। It was dominated by the founders of the Congress. फाउंडर्स ऑफ द कांग्रेस कौन लोग थे? मॉडरेट्स। कांग्रेस किसने बनाई थी? मॉडरेट्स ने। किसने बनाई थी? मॉडरेट्स ने। मॉडरेट्स कौन थे? दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, SN बनर्जी, बड़े सारे इस तरह के लोग, फिरोज शाह मेहता। ये लोग बेसिकली अंग्रेजों के फ्रेंड्स थे, उनके साथ खाना खाते थे, उनके साथ पढ़े हुए थे बाहर की यूनिवर्सिटीज में, वेल एजुकेटेड थे, इंटेलिजेंसिया से बिलोंग करते थे, एक तरह से उनके बैचमेट थे, उनके क्लासमेट थे, उनके क्लास फेलोज थे। और ये चीज तो चलो पेपर में लिखनी नहीं हमने कि उनके क्लास फेलोज थे, ये आपकी समझाने के लिए बता रहा हूं। आपने ये लिखना है कि मॉडरेट्स वर वेल एजुकेटेड, especially they were educated along with the British officers who were ruling the country in foreign universities। फॉरेन यूनिवर्सिटीज, इवन नेहरू बाहर पढ़ा हुआ था, नेहरू का फादर मोतीलाल नेहरू भी बाहर पढ़ा हुआ था, ऑक्सफोर्ड वगैरह में। जिन्ना जिसने पाकिस्तान बनाया वो और नेहरू एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, और उनके साथ ये जो लॉर्ड डलहौजी वगैरह पढ़ते थे, इकट्ठे सारे पढ़ते थे। उस टाइम पे पॉलिटिक्स में एजुकेटेड लोग जाते थे। अब ये हो गया कि आप पॉलिटिक्स में नीचे वाले लोग जाते हैं, अब एजुकेटेड लोग जाते नहीं है क्योंकि गुंडागर्दी है। उस टाइम पे गुंडागर्दी नहीं थी, उस टाइम पे अच्छे लोग जाते थे। तो आपने ये लिखना है दे वर वेल एजुकेटेड स्पेशली इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज एंड दे वर वेल नोन टू द ब्रिटिश authorities because some of the moderates were good friends of the British officers and even the Governor General. Sometimes even with the British politicians, जो कि ब्रिटेन के politicians थे, जैसे क्लेमेंट एटली वगैरह हो गए ना बाद में, उनके साथ नेहरू वगैरह की अच्छी जान पहचान। आपने ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये लिखनी है कि मॉडरेट्स को ये लगता था कि ब्रिटिश रूल इज गुड फॉर इंडिया। ये एक शॉकर है। मॉडरेट्स, द अर्ली लीडरशिप ऑफ मॉडरेट्स बिलीव्ड दैट, अर्ली लीडरशिप में, बाद की लीडरशिप की बात नहीं कर रहा, अर्ली लीडरशिप, इस पीरियड की लीडरशिप, इट बिलीव्ड दैट ब्रिटिश रूल इज गुड फॉर इंडिया, इट इज प्रोग्रेसिव इन कैरेक्टर। ठीक है, बिकॉज इट इज ब्रिंगिंग इंग्लिश लैंग्वेज इनटू इंडिया, and with the bringing of English language western education will come, because अगर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आएगी तो वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में आ नहीं सकती, और वेस्टर्न एजुकेशन आएगी तो इंडिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगा तो इंडिया रिच होगा, जैसे कि वो रिच है ब्रिटेन। ठीक है, अब ये लोग थे कौन? मैंने कहा अपर कास्ट, ये मिडिल क्लास भी नहीं थे, ये अपर कास्ट थे। और अपर कास्ट लोगों की सोच और होती है और ऑर्थोडॉक्स लोगों की सोच और होती है ना, तो ये डिफरेंस था। जो इसके बाद लीडरशिप आई 1905 के बाद, बल्कि ये
1895 में, 1885 के बाद 1895, 10 साल के बाद एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो स्टार्ट हो गए थे पॉलिटिक्स में आना, 10 साल के बाद। और 1905 आते आते, यानी कि 20 साल, जब कांग्रेस बनी उसके 20 साल के बाद तक एक्सट्रीमिस्ट डोमिनेटेड कांग्रेस। एक्सट्रीमिस्ट इतने पॉपुलर हो गए थे कि उन्होंने कांग्रेस को डोमिनेट कर दिया था और मॉडरेट लीडर्स बेचारे साइडलाइन हो गए थे। अब देखो, जब मोदी आया तो अडवाणी साइडलाइन हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी साइडलाइन हो गया ना, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी मॉडरेट था। उसने कहा हुर्रियत लीडर से बात करो कश्मीर में, और मोदी ने कहा ये जब तक टेरर आएगा हम बातचीत नहीं करेंगे। तो पॉपुलर कौन हुआ? मोदी। और अटल बिहारी वाजपेयी को सारों ने शक की नज़र से देखा कि ये क्या कर रहा है, कश्मीर वालों से बातचीत क्यों कर रहा है ना। जब उन्होंने करगिल किया तो हमने उसके प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से जाके हक करके मिले, बस चला दी लाहौर बस वाजपेयी जी ने। तो एक तरह से वो मॉडरेट लीडर थे वाजपेयी जी, और अडवाणी और मोदी जो थे ये एक्सट्रीमिस्ट थे, इस तरह से समझ लो। तो उस टाइम पर क्या था, मॉडरेट सोचते थे कि ब्रिटिश रूल इज गुड फॉर इंडिया, एक्सट्रीमिस्ट सोचते थे नो, इट इज नॉट गुड फॉर इंडिया। ठीक है। और एक बात बता दूं, एक्सट्रीमिस्ट जो थे जिसमें बिपिन चंद्र पाल, ये लाल बाल पाल है ना, ऐसे याद कर लो, लाल बाल पाल। ठीक है। तो क्या नाम है इनके? नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये तो हो गया बिपिन चंद्र पाल, ये हो गया बाल गंगाधर तिलक। तो ये कह रहा है नहीं नहीं, ये भी बाद में आया। हाँ, लाला लाजपत राय ही है, लाल बाल पाल। एक इसमें और था अरविंदु घोष, ये भी बड़ा मिलिटेंट टाइप का बंदा था। और इसमें ये बाल गंगाधर तिलक है। ठीक है। सबसे ज्यादा पॉपुलर था इनमें तिलक, सबसे ज्यादा पॉपुलर था तिलक। ये पूना से था, और पूना में ना एक कास्ट है, कोई पर्टिकुलर ब्राह्मण है, वो पता नहीं कौन से ब्राह्मण है, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा उनके। वो एक पर्टिकुलर ब्राह्मण कास्ट है, वो बड़ी खतरनाक कास्ट है। वहाँ के लोग जो मराठे हैं ना, बहुत ज़्यादा, उन्होंने मराठा मूवमेंट में भी ब्रिटिशर्स को बहुत हराया हुआ है। तो ये उस कास्ट से बिलोंग करता था तिलक। ये बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स था, कट्टर था जिसको हम कहते हैं, और ये हिंदुत्व का एजेंडा करता था। ये इनफैक्ट ये सारे के सारे एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व को फॉलो करते थे। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये सारे हिंदुत्व को फॉलो करते थे। इवन के तिलक के जो भाषण होते थे उसमें बहुत सारी भीड़ आती थी, और उनमें कुछ पॉइंट्स मुस्लिम के अगेंस्ट भी होते थे। और तभी तो मुस्लिम लीग बनी 1906 में, क्योंकि 1906 में मुस्लिम लीग बनी। और आप देखो, मैंने आपको कहा 1895 से एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस को डोमिनेट करना स्टार्ट हो गए थे। तो कितने साल का गैप है? 5 और 6, 11 साल के बाद मुस्लिम लीग बन गई। यानी एक्सट्रीमिस्ट के आने से ही रिएक्शन ये हुआ कि एक तो एक्सट्रीमिस्ट ने आगे हिंदू मुस्लिम करना स्टार्ट किया, और दूसरा कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए हमें, और तीसरा जो हिंदू फेस्टिवल्स होते थे वहां पर ये भीड़ होती थी, वहां पर पहुंच जाते थे और वहां पे स्पीच देते थे, और बड़ी जबरदस्त स्पीच देते थे, लोग इनके फैन हो जाते थे। तो तीनों चीजों का ये यूज करते थे, हिंदू मुस्लिम का भी, फेस्टिवल्स का खूब यूज किया जाता था। मतलब फेस्टिवल्स को यूज करना कोई बुराई नहीं है, आज भी होता है। फेस्टिवल्स के ऊपर ये खूब करते थे। और तीसरा ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगते थे। ये तीनों चीजों से जो भीड़ इनकी तरफ आती थी, मॉडरेट लीडर बेचारे, एक तो वो ओल्ड थे, एक्सट्रीमिस्ट यंग थे। दूसरा, मॉडरेट्स कहते थे कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, ये वर्ड याद रख लो।
कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। और एक्सट्रीमिस्ट इसके उल्टा कहते थे डायरेक्ट एक्शन। एक्सट्रीमिस्ट वांटेड इंडिपेंडेंस बाय डायरेक्ट एक्शन, whereas moderates wanted reforms, not independence, reforms, and that too through constitutional agitation। अब इसका मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन मीन्स ब्रिटेन ने जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, अभी तक तो कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं था, फिर आप कहोगे कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा दिया है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसके बाद इंडियन काउंसिल्स एक्ट, चार्टर एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ये कॉन्स्टिट्यूशन ही था। ये सारे एक्ट मिला के अभी तक जो बने थे सारे कॉन्स्टिट्यूशन ही था। ठीक है, तो ये कहते थे कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, यानी कि अब वो वाला एक्ट लाओ, अगला एक्ट वो वाला लाओ जिसमें इंडिया को फंडामेंटल राइट्स मिले, जिसमें इंडिया को इलेक्शंस हो, डेमोक्रेसी आए, जो कि अंग्रेजों ने बड़ा धीरे धीरे दिया। डेमोक्रेसी लाई बट वेरी लिमिटेड। काउंसिल एंट्री लाया, लेकिन पहले तो मोरले मिंटो रिफॉर्म्स में इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए, हिंदू मुस्लिम का आपस में झगड़ा करा दिया, फूट डाल दी, डिवाइड एंड रूल कर दिया, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 में इन्होंने सिख को भी और बाकी रिलीजन्स को भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए। ठीक है, तो अल्टीमेटली इन्होंने इंडिया को बांट दिया डिफरेंट रिलीजन में। सेपरेट इलेक्टोरेट बताऊंगा बाद में क्या होता है, कि हिंदू सिर्फ हिंदू को वोट डाल सकता है, मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम को वोट डाल सकता है। तो ये मांग रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, यानी और स्टेप बाय स्टेप एजिटेशन। अब बताओ कौन बेचारा इतनी वेट करेगा? जो लोग हैं इंडिया के, स्टेप बाय स्टेप एजिटेशन हो रही है, मॉडरेट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन हो रही है। फिर इनके 3 पीस थे। क्या क्या थे 3 पीस? प्रेयर, पेटिशन और प्रोटेस्ट। ये मॉडरेट्स के 3 पीस थे, 3 मेथड्स थे क्या करने के? रिफॉर्म्स लाने के। देखो हम बात कर रहे हैं पहले पीरियड की, 1885 से 1905 तक। अभी तक मॉडरेट्स ने इंडिपेंडेंस मांगी ही नहीं है, ना तो डोमिनियन स्टेटस मांगा है। अभी तक वो क्या मांग रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। क्या मांग रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। और मेथड क्या है उनके लेने के? प्रेयर, पेटिशन, प्रोटेस्ट। पहले तो प्रेयर करो हाथ जोड़ के, अगर वो प्रेयर से नहीं मानते तो फिर पेटिशन भेजो, यानी कि एप्लीकेशन दो, रिटर्न में अर्जी दो। पेटिशन से भी नहीं मांगते तो फिर प्रोटेस्ट करो। और प्रोटेस्ट भी ऐसा नहीं कि रोड पे ब्लॉक कर देनी रोड, प्रोटेस्ट बिल्कुल पीसफुल, साइड पे कोने में बैठ जाओ, वो लास्ट है। वैसे तो मॉडरेट्स यहाँ तक नौबत लाते ही नहीं थे, पेटिशन में ही वो अंग्रेज मान जाते थे। अगर इनको लगता था नहीं मान रहे, वो बात अपनी हटा देते थे, कहते थे कोई बात। ठीक है, तो ये उनके तरीके थे। एक्सट्रीमिस्ट का तरीका डायरेक्ट एक्शन, हमें अभी चाहिए, हमें अभी आज़ादी चाहिए, वो भी कौन सी? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। 1905 में ही वो कह रहे थे कि आप भारत, अंग्रेजों भारत छोड़ो, निकलो इधर से। ठीक है, आप सोचो वो कितने क्रांतिकारी होंगे। ठीक है, तो लिखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885, क्योंकि मॉडरेट्स यहीं पे आएंगे। 1885
तो मॉडरेट्स के ऊपर हम आते हैं। पहले हम थोड़ा सा इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में भी देख लें। कांग्रेस बेसिकली अंग्रेजों ने ही बनाई, क्योंकि इन्होंने देखा कि जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ, तो वो रिवॉल्ट हुआ क्यों? रिवॉल्ट इसलिए हुआ क्योंकि अंग्रेजों के बीच में और लोगों के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन का चैनल नहीं था। तो हर देश में कोई पॉलिटिकल एसोसिएशंस होती है, कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, पॉलिटिकल पार्टीज होती है, जो कि इंडिया में नहीं थी। इसके बाद इन्होंने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनने की परमिशन दे दी, और बड़ी सारी बंगाल में बहुत सारी लैंड होल्डर सोसाइटी, बड़ी सारी लीग्स, पीपल्स लीग, ये वो बड़ी सारी चीज़ें बनी। वो हम करेंगे नहीं, वो आप पढ़ लेना नोट्स में से। ऐसी बॉम्बे में भी बनी और मद्रास में भी बनी, ज़्यादा बंगाल में बनी। तो नेशनल लेवल पे अभी भी कोई नहीं थी, नेशनल लेवल पे चाहिए थी। अंग्रेज कहते थे कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए कि अगर लोगों में कोई सिमरिंग डिसकंटेंट हो, सिमरिंग डिसकंटेंट यानी गुस्सा जो कि दबा हुआ है, तो वो कांग्रेस हमें बता दे, यानी कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हमें बता दे कि भाई लोगों के अंदर ये गुस्सा है, देख लो अब आप क्या करना है, तो हम संभाल ले उस मौके को। दोबारा से ऐसा रिवॉल्ट हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अंग्रेज डर गए थे इस रिवॉल्ट से। तो इसलिए लॉर्ड डफरिन जो था, डफरिन, वो हमारा गवर्नर जनरल था 1885 में, और उसने एक रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर था एओ ह्यूमे। ये बेसिकली एओ ह्यूमे ने काफ़ी अच्छा काम किया था इंडिया में, और ये लोगों के प्रति, इंडियंस के प्रति काफ़ी सहानुभूति रखता था। ही वॉज अ क्वाइट सिंपैथाइजर ऑफ इंडियन पीपल। तो इन्होंने चुन लिया इसको। इन्होंने कहा यार लोग तेरे पे शक भी नहीं करेंगे, तो तू एक काम कर, जो तेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो स्कॉलर्स, मतलब इंटेलिजेंसिया में जो इंडियंस हैं, जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए, डब्ल्यू सी बनर्जी हो गए, फिरोज शाह मेहता, इनसे मिल और इनको बोल एक पॉलिटिकल पार्टी बना लो आप। वो तो चाहते थे बनाना, इसने बोल दिया। एओ ह्यूमे ने बीच में मेडिएशन की और कांग्रेस बन गई। बॉम्बे में पहला सेशन हुआ 1885 में दिसंबर में, और कांग्रेस बन गई। पहला प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी था, दूसरा प्रेसिडेंट डब्ल्यू सी बनर्जी था। दादा भाई नौरोजी के बारे में बताऊं तो पहला जो प्रेसिडेंट था दादा भाई नौरोजी, he was also called as grand old man of India, grand old man। he was from basically from Bengal। इनफैक्ट पहले दोनों प्रेसिडेंट जो कांग्रेस के थे, डब्ल्यू सी बनर्जी और ये दोनों बंगाली थे। तो इसने एक बुक लिखी थी, नाम पता है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें इसने कंसेप्ट दिया था ड्रेन ऑफ वेल्थ का, कि हो क्या रहा है कि इंडिया से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही है। पहली बार ये कंसेप्ट दादा भाई नौरोजी ने अपनी बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल में दिया था। सबने इसको पढ़ा बुक को, तो ठीक है, ये थ्योरी दे दी इसने। एओ ह्यूमे ने कांग्रेस बनाई और पहला प्रेसिडेंट यही बना, दादा भाई नौरोजी। देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि बाद में जो कांग्रेस का लीडर था लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय जो कि पंजाब से था, इसने कहा कि कांग्रेस बनाई गई थी बिकॉज ब्रिटिशर्स वांटेड कांग्रेस टू एक्ट एज अ सेफ्टी वाल्व। ये सेफ्टी वाल्व का काम करेगी। क्या? कांग्रेस जो है सेफ्टी वाल्व का काम करेगी। ये किसने थ्योरी दी थी सेफ्टी वाल्व की? लाला लाजपत राय ने। अब ये थ्योरी क्या थी सेफ्टी वाल्व की? देखो सिंपल थ्योरी है कि
जो स्विच बोर्ड होता है उसके स्विच बोर्ड के अंदर एक छोटा सा फ्यूज लगा होता है ना, फ्यूज लगा होता है। वो फ्यूज का काम क्या होता है, अगर पीछे से वोल्टेज ज़्यादा आए तो वो फ्यूज की जो तार होती है ना, केबल छोटी सी, उसका मेल्टिंग पॉइंट बड़ा लो होता है, ज़्यादा गर्मी वो बर्दाश्त नहीं करती। पीछे से ज़्यादा वोल्टेज आई ना, वो गर्म हो जाती है तो फ्यूज, वो तार बर्न हो जाती है और वो सर्किट वही टूट जाता है, बाकी लाइट बंद हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ पंखे बच जाएंगे, ट्यूब्स बच जाएंगी, और भी जो सामान लगा है वो टीवी शीवी बच जाएगा। अगर फ्यूज नहीं होता तो सारा कुछ जल जाता। लाला लाजपत राय कहता कि कांग्रेस एक सेफ्टी वाल्व की तरह काम करेगी, क्योंकि अगर लोगों का गुस्सा ज्यादा आएगा तो वो वहीं पे कांग्रेस के थ्रू सेफ्टी वाल्व हो जाएगा, अंग्रेजों तक पहुंचेगा नहीं। ठीक है, लेकिन कुछ इंडियंस ने यह भी कहा कि कांग्रेस का बनना तो अच्छा है, इट इज अ लाइटनिंग कंडक्टर। एक दूसरी थ्योरी भी दे दी, लाइटनिंग कंडक्टर। ये क्या थ्योरी थी, ये इंडियंस ने ही दी थी। ये कहते हैं भाई सेफ्टी वॉल थ्योरी तो ठीक है, इससे तो फायदा किसको होगा, अंग्रेजों को, सेफ्टी वॉल थ्योरी से। लेकिन लाइटनिंग कंडक्टर से हमें फायदा होगा। कांग्रेस एक लाइटनिंग कंडक्टर का काम भी करेगी। वो कैसे, क्या होता है लाइटनिंग कंडक्टर? जब ऊपर से बिजली गिरती है ना बादल से, तो कई बार देखा होगा जो माउंटेनियस एरिया होता है वहां पे बिजली गिरती है बिल्डिंग पे तो आग लग जाती है और डेथ हो जाती है लोगों की, है ना। कई बार ऐसा होता है जहाँ बिजली गिरती है। माउंटेनियस एरिया क्या, हर जगह गिर सकती है वो तो। अब जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है ना अमेरिका में, जापान में, ऊंची ऊंची बिल्डिंग, 500-500 फ्लोर वाली बिल्डिंग है, जो बुर्ज खलीफा हो गया, या उनके ऊपर ये लाइटनिंग कंडक्टर लगे हुए हैं। ये क्या करते हैं, जब ऊपर से बिजली चमकती है ना, तो वो लाइटनिंग कंडक्टर से रिफ्लेक्ट होके वापिस आसमान में चली जाती है, रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है बिजली, बिल्डिंग को आग नहीं लगती। तो इसने कहा, लोगों ने कहा कि अगर अंग्रेजों का गुस्सा ज्यादा आएगा तो वो कांग्रेस उसको संभाल लेगी, लोगों तक नहीं पहुंचेगा। यानी कि कांग्रेस भी इलेक्ट एज अ लाइटनिंग कंडक्टर। ये दो थ्योरी थे इसकी। ठीक है, आगे लिखते हैं आप। द फाइनल शेप, the final shape to the establishment of the final shape to the establishment of an all India organization was given by a retired English civil servant A.O. Hume. Full stop. He had formed the Indian National Union. Full stop. In 1885, a conference was to be held. In 1885, a conference was to be held under this union at Pune, to be known as
Indian National Conference, to be known as Indian National Conference, full stop. At the last minute, the venue was changed to Bombay. पहले पूना में होनी थी, फिर बॉम्बे में हुई. At the last minute, the venue was changed to Bombay, and the meeting was renamed as Indian National Congress. अच्छा, ये कांग्रेस वर्ड कहाँ से आया? कभी कभी ना एक बार आईएएस के प्रीलिम में ये क्वेश्चन आया था, कांग्रेस जो आईएनसी में वर्ड है, कांग्रेस कहाँ से लाया गया था? तो अमेरिका की जो होती है ना, क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट, उसको कांग्रेस बोलते हैं. ठीक है, जहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं उसको भी कांग्रेस बोलते हैं. कहते हैं ना कांग्रेशन ऑफ पीपल, तो कांग्रेस उसको अमेरिका की उससे लाया हुआ है, पार्लियामेंट से. नेक्स्ट पैरा. The first session of the INC was held in 1885 at the Gokuldas Tejpal Sanskrit College. Gokuldas Tejpal Sanskrit College of Bombay. Under the presidency of W.C. बनर्जी. मैंने यहाँ पे उल्टा बोल दिया, पहला प्रेसिडेंट बनर्जी था, दूसरा दादा भाई नरोजी था. W.C. बनर्जी, and was attended by 72 delegates. Attended by 72 delegates. Thereafter, इसके बाद, the Congress met annually in December. याद रखना, कांग्रेस का सेशन हमेशा दिसंबर में होता है, आज भी. दूसरा, अगर कोई स्पेशल सेशन हो तो फिर वो किसी और महीने में होता है, अदरवाइज रेगुलर सेशन दिसंबर में होता है. आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपके बार बार दो चीजें आएंगी, एक तो AICC और दूसरी CWC. AICC और CWC दोनों ही कांग्रेस की कमिटीज हैं. AICC पूरे नेशनल लेवल की होती है, जिसपे पूरे स्टेट्स की लोग कांग्रेस के जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं. इसको पूरा फुल फॉर्म है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी. और ये जो कोर ग्रुप होता है CWC, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, ये दिल्ली में है, कोर ग्रुप है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनके 8-10 लोग बैठते हैं, कोर ग्रुप में फैसला करते हैं. आप देखोगे जब भी CWC की मीटिंग होती है टीवी पे, ये हमेशा जमीन पे बैठ के करते हैं मीटिंग. ये स्टार्टिंग से इनकी एक प्रथा चल रही है, हमेशा जमीन पे बैठ के करते हैं. AICC की तो मैंने नहीं देखी, CWC की जमीन पे ही होती है. AICC की बहुत लोग होते हैं, CWC में थोड़े लोग होते हैं, इसलिए जमीन. AICC के तो काफी लोग होते हैं. आगे लिखते हैं, नेक्स्ट पैरा. द मीटिंग डिक्लेयर्ड द फॉलोइंग to be its objectives. Number 1,
ये मैं इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि आपको पूरी नेशनल मूवमेंट में मॉडरेट्स का पता चल जाएगा कि मॉडरेट की सोच क्या थी। पहला पॉइंट देखो, कोऑपरेशन, कोऑपरेशन, COOPERATI, ये कॉरपोरेशन नहीं लिखा रहा, कॉपरेशन ये वाला COOPERATI, यानी अंग्रेजों के साथ कोऑपरेट करना। ये पहला कांग्रेस का प्रिंसिपल। बिटवीन नेशनलिस्ट पॉलिटिकल वर्कर्स, nationalist political workers from different parts of the country. Second, developing the theme of promoting national unity. Third, formation of popular demands. फॉर्मुलेशन ऑफ पॉपुलर डिमांड्स, जो इंडिया की डिमांड्स है वो अंग्रेजों के सामने रखनी। फिफ्थ एंड लास्ट, ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन इन द कंट्री। लिखो, अब ये मैं यही तक लिखाऊंगा, मैं आगे ये नहीं लिखा रहा आपको कि सेफ्टी वॉल थ्योरी, लाइटनिंग थंडर थ्योरी, वो मैंने समझा दिया, नोट्स में है। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग, पीरियड ऑफ मॉडरेट्स 1885 टू 1905। और ये जरूर लिखेंगे इसके बारे में क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिखो, द नेशनल लीडर्स लाइक दादाभाई नौरोजी, PM मेहता, PM मेहता, DE वाचा, WACHA, WC बनर्जी, SN बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी, WC बनर्जी एंड SN बनर्जी, who dominated the Congress policies, who dominated the Congress policies during this period, that is 1885 to 1905, were staunch believers in, यानी कि ये लीडर्स जो थे ये किस में बिलीव करते थे? दे वर स्टॉन्च बिलीवर्स इन, नंबर 1 लिबरलिज्म, एंड नंबर 2 मॉडरेट पॉलिटिक्स, liberalism and moderate politics, and therefore they came to be known as moderates. Moderates, to distinguish them, उसके साथ ही continue, to distinguish them from the neo-nationalists, NEO, neo-nationalists,
of the early 20th century who were referred to as extremists, to distinguish them from the neo-nationalists, neo यानी new nationalists of the early 20th century. early 20th century हुई ना, देखा था ना यहाँ 1895 में वो आगे थे. याद रखना 20th सेंचुरी लिख रहे हैं तो वो 19th होगी, एक पहले चलती है. 20th लिख रहे हैं तो 19th होगी, 19th लिख रहे हैं तो 18th होगी. ओके, सेंचुरी came to be known as extremists. Next para. The moderate leaders preferred constitutional agitation. कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, इसको अंडरलाइन कर लो. नेक्स्ट पैरा. द लिमिटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेसमैन इन दिस फेज was to prove the prove the organization's deep roots among the masses. एक होता है क्लासेस, एक होते हैं मासेस. क्लासेस होते हैं अपर क्लास, मासेस होते हैं मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास. नेक्स्ट पैरा. द मॉडरेट्स प्लान ऑफ एक्शन comprised 3 elements. Number 1, policy of 3 P's. That is prayer, petition and protest. Point number 1, policy of 3 P's, P capital. Second, constitutional agitation. And number 3, step by step concession. ये 3 पॉइंट्स याद रख लो, जहां मर्जी इसको डाल देना. चाहे मॉडरेट्स का क्वेश्चन आए तब डाल देना, कांग्रेस का क्वेश्चन आए कांग्रेस में डाल देना, ऐसे में कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तब बीच में मॉडरेट्स घुसा देना कि मॉडरेट्स तो अपने टाइम पर ऐसा करते थे. ये 3 पॉइंट्स ना, अब पढ़ने का एक तरीका होता है. 3 तरह के लोग होते हैं, मैं बता देता हूँ. एक तो क्लास में पढ़ते हैं, घर में जाते हैं और सो जाते हैं, और फिर उठते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं रात को, फिर अगले दिन आ जाते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर वही रूटीन करते हैं. दूसरे ये क्या करते हैं, घर जाते हैं या तो सो जाएंगे, सोने के बाद उसको रिवाइज करेंगे. अच्छा, रिवाइज करने के बाद ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ करनी होती है. जो आपने पढ़ा है ना उसके नोट्स बना लो. नोट्स कैसे बनाने, कुछ नोट्स बनाने का बड़ा एक चक्कर होता है. लोग क्या करते हैं, जो लिखा हुआ है उसको दोबारा से नोट्स बनाते जाते हैं, सेम लिखते जाते हैं. कोई पूछे मैं पढ़ रहा हूँ, जब देखो क्या पढ़ रहे हैं तो नोट्स बना रहे होते हैं. अब बताओ उस नोट्स बनाने का फायदा क्या है. मैं कहता हूँ नोट्स बनाने चाहिए, लेकिन नोट्स ऐसे बनाओ कि मेन पॉइंट्स लिखो, बाकी छोड़ दो. जो मैं लिखा रहा हूँ ना, फॉर एग्जांपल जैसे ये 3 पॉइंट्स है, ये इंपॉर्टेंट है,
नोट्स का एक ही फंडा होता है बनाने का, वो क्या, कि जब आपका मेंस एग्जाम आए, प्रीलिम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जब आपका मेंस एग्जाम आए तो 2 दिन के बाद मेंस है या 1 दिन के बाद मेंस है, लगाओ अगले दिन मेंस है, तो नोट्स ऐसे होने चाहिए कि आजकल देखो GS1 में जैसे 3-4 सब्जेक्ट है ना, GS2 में 3-4 सब्जेक्ट है, GS3 में 3-4 सब्जेक्ट है, GS4 में 3-4, नोट्स ऐसे होने चाहिए कि मेरा GS1 का पेपर है तो जो 3-4 सब्जेक्ट मेरे आने हैं GS1 में, उसके जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो इस टाइप के होने चाहिए कि वो 1 दिन में रिवाइज हो जाए, इस तरह के नोट्स होने चाहिए। 1 दिन या 2 दिन मैक्सिमम में वो पूरे के पूरे रिवाइज हो जाए, छूट ना जाए कोई। आपके पास कितने टाइम होगा, 24 घंटे, 24 घंटे में अपने खाना पीना नहाना धोना सब वो सब सोना भी है, तो आपके पास बचे के 16 घंटे। 16 घंटे में भी अगर आप पूरा दिन पढ़ लो, 17 घंटे भी पढ़ लो, 18 भी पढ़ लो, अगले दिन पेपर है क्योंकि 18 घंटे में आपके 4 सब्जेक्ट रिवाइज होने चाहिए। इस तरह के नोट्स आपने बनाने हैं, क्योंकि उस दिन अगर आप बुक्स पकड़ के बैठोगे रिवाइज नहीं हो पाएगा। ये वाले नोट्स जो अभी बना रहे हो ये भी पकड़ के बैठोगे तब भी पूरा रिवाइज नहीं हो पाएगा, तो फिर आपके वो वाले नोट्स काम आएंगे, उसको बोलते हैं सिनोप्टिक नोट्स। सिनोप्टिक यानी शॉर्ट नोट्स। जिसने वो नोट्स बना लिए तो वो अगले दिन उसने रिवाइज भी पेपर वाले दिन कर गया, तो वो देखो पेपर में सब कुछ याद भी आ जाना उसको, जिसने एक दिन पहले सारा रिवाइज किया ना उसको याद आ जाना, जिसका रह गया आधा ही रिवाइज हुआ आधा रह गया उसको याद नहीं आएगा, जो जो रह गया वो वाला पार्ट। जैसे हिस्ट्री कर ली, पॉलिटी कर ली, गवर्नेंस रह गई, ठीक है। तो कहने का मतलब है जैसे कि ये एक आर्ट होता है नोट्स बनाना। ये जैसे 3 पॉइंट्स है, प्रेयर, पेटिशन, प्रोटेस्ट, स्टेप बाय स्टेप कंसेशन, और तीसरा क्या लिखाया, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। अब इसको आपने वहां पे ऐसे लिखना है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, CONST, आगे AGI, यानी कि उस टाइम पे याद आ जाए, ये नहीं हो गई जैसे एजिटेशन पूरा लिख दो चाहे, ये नहीं कि वो एजी सोचते हो एजी क्या था एजी क्या था, तो उस हिसाब से बनाने हैं कि उस टाइम याद भी आ जाए पूरा। कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन लिख दो, स्टेप बाय स्टेप कंसेशन लिख दो, और 3 पीस, अब 3 पीस लिखते हैं कहीं प्रेयर पेटिशन वो लिख भूल जाते हैं, फिर 3 पीस याद नहीं आता उधर क्या है, ठीक है, तो 3 पीस भी पूरा। अब ये अगर 3 पॉइंट आपने याद कर लिए, रिवाइज ही करने हैं ना, पढ़ा तो हुआ ही आपने सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, सच में कह रहा हूँ, इन 3 पॉइंट्स को देखने में 1 सेकंड लगेगा। अगले दिन अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई, यहाँ पे किस्मत भी इंपॉर्टेंट है, अगर ये क्वेश्चन आ गया, आपने ये सब कुछ लिख दिया, तो आपके नंबर बाकियों से ज्यादा आएंगे ना। यही चीज पॉलिटी में, यही चीज गवर्नेंस में, यही चीज एथिक्स में, यही डिफरेंस है टॉपर में और फेलियर में। फेलियर बेचारा क्या करता है, उसको तरीका नहीं ना आता, भगवान के आगे तो सारे प्रेयर सारे करते हैं, वो फेलियर भी करता है वो, लेकिन तरीका तो खुद सीखना है, वो अब भगवान थोड़ी नीचे आएगा सिखाने के लिए। तरीका तो आपने खुद, दिमाग दिया भगवान ने आपको, दिमाग से सोचो। अगर खुद नहीं समझ आ रहा तो मैं बता रहा हूँ, हमने भी किसी से सोच सीखा होगा, है ना, हमें भी खुद नहीं आया, हमने तो, ये मैंने पढ़ा था किसी से, किसी टॉपर का इंटरव्यू में मैंने पढ़ा था, सिनोप्टिक नोट्स बनाने चाहिए, उससे जल्दी रिवाइज हो जाता है, ठीक है, तो तभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये बनाने बहुत जरूरी है, पूरे पूरे नोट्स नहीं बनाया करो घर जाकर, उसका कोई फायदा नहीं होता, सिनोप्टिक बनाया करो, ठीक है। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट पैरा, आज इतना ही करेंगे, इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।